Hey guys, this is a full video that will cover all the important ARCs, and you do not have to read anything, any summary, any coaching material apart from this video, right? So all the important ARCs have been covered here. There are total 9 ARCs that are very important. Out of like total around like 14-15 है, उसमें से only 9 are important. ठीक है? So we have covered that. ठीक है? I'm an aspirant myself. Around like 6 months back I started reading these NCERT ARCs, and I realized कि जो बेसिक रिपोर्ट है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दी समरी ऑफ रिकमेंडेशंस. ठीक है, आफ्टर रीडिंग समरी ऑफ रिकमेंडेशंस आई रियलाइज कि उसमें से भी 95% कंटेंट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जनरल डिस्कशन है. सो इस केस में इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद 6 महीने तैयारी करने के बाद आई रियलाइज कि द मटेरियल आई हैड प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द समरी ऑफ रिकमेंडेशंस इज़ इतना ठीक नहीं है. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज़ कि बिल्कुल सारे 9 ARCs इस वीडियो में कवर्ड है और आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास ऑलरेडी कोई नोट्स है तो उनको फेंक दो, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है. ओनली द स्पेसिफिक पॉइंट्स वी हैव टेकन, क्योंकि वही आप एग्जाम पे लिख पाओगे. अदरवाइज बाकी जो जनरल पॉइंट्स है दैट यू विल नॉट बी एबल टू राइट इन द एक्चुअल एग्जाम. ठीक है, दिस वीडियो विल बी इन इंग्लिश. तो अभी हम कंप्लीट करते हैं इसको. ठीक है, ओके. दिस इज़ 4th रिपोर्ट, दैट इज़ एथिक्स इन गवर्नेंस. तो वी नो कि एथिक्स इन गवर्नेंस, ये जो रिपोर्ट है ये एक्सक्लूसिवली GS4 के लिए यूज़ करी जाती है. ठीक है, GS4 में बहुत वैल्यू एडिशन होता है इससे. इसमें से कुछ प्रोविजंस आपके GS2 में भी यूज़ हो सकते हैं. ठीक है, पॉलिटी गवर्नेंस में और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के P1B में यूज़ होते हैं. ठीक है, तो प्लीज़ हैव एन ओपन माइंड, यूज़ कर सकते हो आप इसको मल्टीपल जगह पे. ठीक है, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन वुड बी कि पार्शियल स्टेट फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज़. ठीक है, आज हमें पता है कि आज जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये प्राइवेटली फंडेड है. वी नो दैट, राइट. इलेक्टोरल बॉन्ड हमें पता है. बट कुछ ऐसी देशों में, मोस्टली इन द डेवलप्ड कंट्रीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको स्टेट फंड करता है, मतलब टैक्स पेयर्स का पैसा मिलता है. ये क्यों? क्योंकि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, लेट्स से ₹25 लाख पर कैंडिडेट. एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं. ठीक है, तो इससे होगा क्या, ये 25 से ज़्यादा खर्च ही नहीं कर पाएगा उसके ऊपर. अगर उसने ₹1 भी खर्च करा तो इन दैट केस ही वुड बी प्रोसिक्यूटेड. इंडिया में नहीं होता है. इंडिया में प्राइवेट फंडिंग है, जो बड़े बड़े बिलियनर्स वगैरह वो कंट्रीब्यूट करते थे तो पॉलिटिकल पार्टीज़, और वहाँ पे बहुत करप्शन होता है. वहाँ पे बहुत एक बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका डिपेंडेंस हो जाता है ऑन दिस इंडस्ट्रियलिस्ट, और इंडस्ट्रियलिस्ट इन टर्न लॉबी करते हैं टू दी गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स लेके आए जो अल्टीमेटली उन्हें फेवर करे. सो टू कर्ब दिस, second ARC has recommended us a system for partial state funding for political parties. ठीक है, GS2 में भी आएगा. Disqualification on the grounds of defection to be decided by the president governor on the advice of the election commission of India. So now we know there's anti defection law, ADL, right. anti defection law के अंतर्गत जो 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 डिसीजन आता है कि किसी MLA या MP को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट डिसीजन इज टेकन प्रेजेंटली टुडे. द डिसीजन इज टेकन बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस. ठीक है, और प्रॉब्लम विद दिस द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस इज दैट कि ये जो स्पीकर होता है ये यूजुअली रूलिंग पार्टी से आता है. ठीक है, हाँ, एज अ स्पीकर ऑफ द हाउस ही शुड बी न्यूट्रल, बट उसका कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन अंदर तो है ही टूवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टी, तो इस पोजीशन का वो मिसयूज़ करता है, राइट. तो अगर ADL के अंतर्गत अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो वो पहले ये देखता है, ऑब्वियसली ये ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ें होती हैं कि अगर वो उसकी पार्टी का, लेट्स से BJP का रहा तो वो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, पर अगर वो कांग्रेस का रहा या फिर आप का रहा तो दैट स्पीकर विल एक्चुअली डिस्क्वालीफाई दिस मेंबर्स. सो बेसिकली टू prevent or to eliminate the politicization of the office of the speaker, second ARC has recommended कि जो decision है of disqualification on the grounds of anti-defection law should be decided by the president or governor. President in the case of parliament and governor in the case of legislative assembly of a state. That decision should be taken by president or governor on the advice of the election commission of India. ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है. सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द डिसीजन विल बी फेयर एंड जस्ट.
disqualify all persons facing charges related to grave and heinous offences of corruption by amending section 8 of RPA 1981, Representations of People Act 1951, sorry. Coalition of ethics: if parties while forming the government aligns with the parties outside the coalition, then needs to seek fresh electoral mandate. Basically electoral mandate, fresh electoral mandate मतलब बेसिकली री इलेक्शन एक तरीके से. तो होता क्या है, सो सेकेंड ईयर से इज टॉकिंग अबाउट एथिक्स इन कोएलिशन. ठीक है, तो एथिक्स इन पॉलिटिक्स हम GS4 में पढ़ते हैं. ठीक है, वहाँ पे आप एक टॉपिक लिख सकते हो, एथिक्स इन कोएलिशन एज गिवन बाय सेकेंड ARC. सो व्हाट इज सेकेंड ARC रिकमेंडिंग कि लेट्स से देयर आर टू पार्टीज, लेट्स से BJP एंड कांग्रेस. सो बिफोर इलेक्शन दे न्यू कि वो अपने आप पे तो गवर्नमेंट नहीं बना सकते. सो कैंपेनिंग के टाइम में ही उन्होंने जो वोटर्स हैं उनको बोल दिया कि वी आर कमिंग टुगेदर BJP एंड कांग्रेस और हम मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, राइट. बट ऐसा हो सकता है कि ये होने के बाद लेट्स से उनको वोट, तो इस बेसिस पे लोगों ने इन दो पार्टीज़ को वोट करके भेजा, राइट. देन ये कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अभी वोटिंग होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ये हो सकता है कि BJP प्लस कांग्रेस किसी तीसरी पार्टी को लेके आए. ठीक है, तो इज़ इट नॉट अ वेरी अटैक ऑन द फेथ द वोटर्स हैव पोज्ड इन दी पॉलिटिकल पार्टीज़. तो ये कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो रहा है बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड दी वोटर्स. तो इसीलिए टू इंश्योर कि इसमें एथिक्स होना चाहिए कोएलिशन में, सेकेंड ARC इज सेइंग कि गवर्नमेंट फॉर्म करते टाइम अगर पार्टीज़ अगर किसी तीसरी पार्टी से अलाइन करती है या फिर किसी भी पार्टी से अलाइन करती है जो उन्होंने पहले नहीं बोला था बिफोर इलेक्शंस, देन इन दैट केस दे हैव टू सीक फ्रेश इलेक्टोरल मैंडेट, बेसिकली एक तरह से री इलेक्शन. A collegium system for the appointment of CEC and ECs. So what is CEC? This is the Chief Election Commissioner of India, and these are the election commissioners. ठीक है, so these are very important offices as far as the the democratic character of India is concerned, being the largest democracy. So we know there's collegium system in judiciary, especially Supreme Court के वगैरह जो appointments होते हैं, they are done through the collegium system. तो इलेक्शन तो सेकेंड ARC has said कि CEC और ECs के अपॉइंटमेंट भी कोलेजियम सिस्टम के थ्रू होने चाहिए. मतलब उनका एक खुद का कोलेजियम सिस्टम हो जिससे हम पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूटिव इंटरफियरेंस हम प्रिवेंट कर सकें. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल इलेक्शन ट्राइब्यूनल टू एक्सपीडाइट केसेस विद इन 6 months. ठीक है, इलेक्शन के टाइम कुछ ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है, जिनका इलेक्शन पे डायरेक्ट बेयरिंग होता है, टू मेक श्योर कि इस तरह के केसेस जल्द से जल्द ख़त्म करे जाए. सो दे सेड कि ऑलरेडी हमारी जुडिशरी ओवरबर्डन है, देयर इशू ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस, राइट. सो देयर इज पेंडेंसी. सो इफ इन केस देयर इज एनी इशू पर्टेनिंग टू द इलेक्शंस, सो दोज केसेस शुड बी सॉल्व बाय अ स्पेशल इलेक्शन ट्राइब्यूनल. ठीक है, ये एडहॉक बेसिस पे आएंगे. एडहॉक मतलब जब ज़रूरत है तब आएंगे, बाद में वो निकल जाए, बाद में उनको बंद कर दिया जाएगा. और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू इंश्योर दैट द केसेस आर डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months. रेजोल्यूशन 6 month में हो जाना चाहिए ऑफ एवरी केस. ठीक है, अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर मिनिस्टर्स, ऑब्जर्वेंस एंड मॉनिटरिंग बाय रिस्पेक्टिव. ठीक है, तो नाउ सेकेंड ARC एज फार एज मेंटेनिंग एथिक्स in the cabinet or in the government is concerned, second ARC is actually giving the responsibility of enforcing code of ethics. ठीक है, तो सबसे पहले ये बोल रही है सेकेंड ARC कि मिनिस्टर्स के लिए, ठीक है, एनी गवर्नमेंट, इट कुड बी द नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल स्टेट गवर्नमेंट जो भी इसमें जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए जो फिलहाल अभी नहीं है. तो सेकेंड ARC हैज सेड कि देयर शुड बी ए कोड ऑफ एथिक्स, और कोड ऑफ एथिक्स ऑब्जर्व किया जा रहा है बाय मिनिस्टर्स और नॉट, उनका मॉनिटरिंग, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी CM या PM की, राइट. लेट्स से एट नेशनल लेवल इट वुड बी द PM हु हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स बाय हिज मिनिस्टर्स, एंड सिमिलरली ऑन द स्टेट लेवल दैट वुड बी डन बाय द चीफ मिनिस्टर. Abolish MP lads and MLA lads. You know that MP, MP lads and MLA lads, basically MLA local area development scheme and MP local area development scheme. Basically in this case what happens is that कि जो भी MLA हैं या फिर MP है, इसकी जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी, इसके लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए लेट्स से इसको 20 करोड़ मिलेंगे, फॉर एग्जांपल इसको 10 करोड़ मिलेंगे. तो ये जो पैसा है दिस MLA और MP हैज़ टू इन्वेस्ट, ठीक है, फॉर दी सोशो इकोनॉमिक issues, on the socio-economic issues of his constituency. Usually
इन फंड्स का बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मिसयूज़ होता है, ठीक है, फॉर पॉलिटिकल गेन्स दे यूज़ दिस मनी, अदरवाइज उनका कोई एक बोनाफाइड इंटेंशन नहीं होता है एक प्रॉपर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है, इसीलिए सेकेंड ऐसे सेट कि दे शुड बी अबॉलिश्ड. MPLA, MLA, MLCs to be declared public authorities under RTI Act except when discharging legislative functions. So now you have to understand what RTI Act is, right? We know RTI, right to information, through which any common citizen of a country can ask for information from any public department, public government department. So RTI में you cannot ask question to everyone, right? For example, the office of the let's say the Prime Minister, if I'm not wrong, Prime Minister is not a public authority. So basically in RTI Act 2005 there is a list of public authorities, right? So if you have to ask question under RTI, that authority should be a public authority. For instance, a district magistrate, it's a public authority, so you can ask question to district magistrate through RTI. And so similarly, but presently what the issue is, MLA, MP and MLCs are not public authorities. So now RTI is saying, second years is saying that MPs, MLAs and MLCs should be declared public authorities under RTI Act 2005. Why? So that they could be held accountable, right, by the voters, right? An office of ethics commissioner for both houses of parliament or assembly, ethics commissioner, ठीक है, just to ensure that जो code of ethics वगैरह है for the legislators it is being observed, right? तो नेशनल लेवल पे it would be the parliament और स्टेट लेवल पे होगी वो लेजिस्लेटिव असेंबली. तो उन दोनों में एक ऑफिसर होना चाहिए नोन एज एथिक्स कमिश्नर, जो इंश्योर करेगा कि पार्लियामेंट का या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो बिजनेस है वो एथिकल मैनर में चल रहा है, ठीक है. एन ऑफिस ऑफ एथिक्स कमीशन, ओके, कॉन्स्टिट्यूट नेशनल जुडिशियल काउंसिल, ठीक है. अगेन अनदर रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला जा रहा है कि आप एक नेशनल जुडिशियल काउंसिल इस्टेब्लिश करो जिसके कुछ फंक्शंस होंगे, जैसे कि ले डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूडिंग द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, राइट. सो हमने देखा एथिक्स कमिश्नर, राइट, ये लेजिस्लेचर में था, राइट. सिमिलरली जुडिशरी में भी एथिक्स को इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर कि जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनमें एक कोड ऑफ एथिक्स फॉलो किया जा रहा है, उसको इंश्योर करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए. दैट बॉडी वुड बी नेशनल जुडिशियल काउंसिल विच विल ले डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूडिंग द सबऑर्डिनेट जुडिशरी. इट मीन्स नॉट ओनली फॉर SC and SC but also for district courts also, right. Recommending appointments of SC judges. So another function of National Judicial Council would be the recommending appointments to SC and SC judges. Inquire into alleged misconduct and impose minor penalties. In fact, it can recommend removal of a judge. Okay, so it has very important powers. Designate a judge of SC as Judicial Values Commissioner, right? So we saw Ethics Commissioner in Parliament or Legislative Assemblies. On the same line, we should have a Judicial Values Commissioner recommended by second ARC. Corruption involving private sector. Now you आप बोलोगे कि private sector में इसकी क्या ज़रूरत है, right? So there is a need because प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, इट इज़ नॉन ऑफ आवर बिजनेस, बट देर आर सर्टेन प्राइवेट कंपनीज दैट आर प्रोवाइडिंग फंक्शंस. Those functions are known as public utility. It means there are very important functions as far as the public is concerned, general public is concerned. Though it is performed, though that service is given, provided by the private institutes, but those services are so important that it is expected that there should not be any corruption as such. So for that, second ERC has recommended to amend the PCA, Prevention of Corruption Act, to include private sector service providers of public utility services. ठीक है, as I said, critical public services. Confiscation of properties acquired by corrupt means. Enact the Corrupt Public Servant Forfeiture of Property Bill as suggested by the Law Commission. अभी ये बहुत साल पहले, मतलब we have no idea, maybe शायद 2005 में this bill was introduced, the Corrupt Public Servant Forfeiture of Property Bill. ठीक है, बेसिकली इसका ये था, इस बिल को अगर ये बिल पास हो जाता तो ये लॉ बन जाता कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने इलीगल या फिर ब्लैक तरीके से अगर किसी प्रॉपर्टी को अक्वायर करा है, सो द गवर्नमेंट विल हैव पावर टू कॉन्फिस्केट दैट प्रॉपर्टी. ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल प्रोसिक्यूट दैट पर्सन, राइट. उसके साथ साथ उस प्रॉपर्टी को भी कॉन्फिस्केट करा जाएगा. अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव दैट लेजिस्लेशन नाउ, सो सेकंड ARC हैज रिकमेंडेड टू अगेन पास दिस बिल. Exclude corrupt practices acts committed during discharge of duties in the house or otherwise from immunity enjoyed by the legislator. Well, MPs, MLAs, MLCs have certain immunities
ठीक है। इम्यूनिटीज़ क्या होती है, जैसे कि एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ड्यूरिंग दी सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे बहुत से उनके पास इम्यूनिटीज़ होती है, एक्स्ट्रा पावर्स होती है बेसिकली, जो एक जनरल सिटीजन के पास नहीं होती है। तो इनका कहना है सेकेंड ईआरसी का कि कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस अगर वो करते हैं तो वो इम्यूनिटी को यूज़ करके कहीं ना कहीं इन करप्ट प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आई वाज ऑन अ ड्यूटी, लेट्स। तो सेकेंड ईआरसी बोल रहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन करप्ट प्रैक्टिसेस को एक्सक्लूड करने की कोशिश करो फ्रॉम द इम्यूनिटी एंजॉयड बाय द लेजिस्लेटर्स। रिपील कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू सिविल सर्वेंट्स अंडर आर्टिकल 300 एंड 311। आर्टिकल 310 और 311 में बेसिकली क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया है टू द सिविल सर्वेंट्स। बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल इन IAS, इन द केस ऑफ IAS are appointed by the central government, by the president. They can be removed by the president, they can be dismissed by the president. Any other authority, let's say the state government or central government, have no role. ठीक है, they can see state government max to max किसी भी ऑफिसर को सस्पेंड कर सकती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से मैक्स टू मैक्स सस्पेंड कर सकती है, बट अल्टीमेट डिसीजन ऑफ डिसमिसिंग or removing that person from the service lies with the President of India. So basically this is the constitutional protection. So सेकेंड ऐसे कह रहा है कि इस प्रोटेक्शन को निकाल दो क्योंकि फिर इससे अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है टू द सिविल सर्वेंट्स। प्रोटेक्ट ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स इन मैटर्स ऑफ बोनाफाइड एक्शन टेकन इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। लेट्स से फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एनी अदर अथॉरिटी फॉर दैट मैटर, सो दीज अथॉरिटीज हैव डिस्क्रेशनरी पावर्स। सो व्हाट इज डिस्क्रेशनरी पावर्स? वेल, यू हैव पावर्स टू do basically anything that comes to your mind to solve that issue, ठीक है। लेट्स से दिस डिजास्टर, सो डिजास्टर का मैनेजमेंट कैसे करना है, मिटिगेट कैसे करना है, उस केस में आपके पास कुछ डिस्क्रेशनरी पावर्स है। लेट्स से विक्टिम्स को कहाँ भेजना है, किस हॉस्पिटल में भेजना है, दोज आर योर डिस्क्रेशनरी पावर्स। कई बार डिस्क्रेशन मिसयूज होता है, इनफैक्ट डिस्क्रेशन गिव्स राइज टू करप्शन। तो व्हाट सेकेंड ईआरसी इज सेइंग कि कई बार क्या होता है कि just because a district magistrate let's say has discretion, he will take certain decision। और let's say किसी district magistrate ने एक discretionary decision लिया, XYZ decision लिया जो उसने bonafide intention में लिया था। what is bonafide? it means in the larger public interest with a good intention, ठीक है। decision दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है bonafide और इसका opposite होता है malafide। तो मैलाफाइड मतलब विथ रॉन्ग इंटेंशंस। पर अगर किसी ने अथॉरिटी ने बोनाफाइड इंटेंशन से अगर कोई डिसीजन लिया है किसी सिविल सर्वेंट में और अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब आते हैं तो उस केस में इट इज़ नॉट द इशू, द सिविल सर्वेंट शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज येस द आउटकम वॉज रॉन्ग, आउटकम वॉज negative, but the decision was taken in the bona fide intention. So we should protect these honest civil servants is being recommended by second ERC. A local bodies ombudsman, we know national ombudsman known as लोकपाल लोकायुक्त। तो ये लोकपाल लोकायुक्त जो है इसी तरह की एक छोटी बॉडी लोकल बॉडीज ombudsman should be constituted for a group of districts to investigate the cases against the functionaries of the local bodies. Anti-corruption agencies, a systematic survey of highly corruption-prone departments to gather intelligence and to protect and to target officers of questionable integrity. Well, anti-corruption agencies जो भी है देश की, they should undertake a survey जिससे वो national level पे जो भी ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज़ है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, उनका एक करप्शन वाला सर्वे करे, करप्शन प्रोन सर्वे कि एक डिपार्टमेंट कितना करप्शन प्रोन है या फिर उसमें कितने ज़्यादा करप्शन के केसेस हो रहे हैं। सिमिलर एक्सरसाइज ऑफिसर्स के लिए भी होंगी, जैसे सिविल सर्वेंट्स के लिए कि ये ऑफिसर बहुत करप्शन प्रोन है, इसने बहुत बार करप्शन करा है, और एक व्यक्ति बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड वी कैन बेसिकली इनफॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति करप्शन प्रोन है, तो अगर कोई एक सेंसिटिव पोजीशन है ये व्यक्ति उस पर अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। सो टारगेट ऑफिसर्स ऑफ क्वेश्चनेबल इंटेग्रिटी, नीड अ लेजिस्लेशन ऑन द लाइन्स ऑफ यूएसएस फॉल्स क्लेम्स एक्ट। वेल, इसका ये आई डोंट थिंक दिस पॉइंट इज रेलिवेंट, आई जस्ट इंक्लूडेड, मे बी यू माइट नीड दैट इन योर ऑप्शनल्स। इस पर रिसर्च करा मैंने, बट फॉल्स क्लेम्स एक्ट बेसिकली एक विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, पर इंडिया में ऑलरेडी एक एक्ट है, ठीक है। ये यूएस में है फॉल्स क्लेम्स एक्ट, तो इसके बेसिस पे कौन सा लेजिस्लेशन लाना है आई हैव नो आइडिया। आप इसको देख लो अपने ऑप्शन में होगा, तो अदरवाइज ये दिस इज नॉट रियली एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एज सच। गवर्नमेंट टू डिस्क्लोज डिटेल्स अबाउट करप्शन केसेस रेगुलरली टू द मीडिया, ऑब्वियसली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जैसे पब्लिक में जो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है हम उसको ब्रीच कर सके, उसको कम कर सके। द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव साइलेंस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, प्लीज यूज दिस इन ऑडियो पेपर्स जहाँ भी आपको लगता है, स्पेशली इन GS3 इट कैन बी यूज दैट सेकेंड ARC हैज रिकमेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव साइलेंस वेर एवर पॉसिबल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव साइलेंस?
ठीक है. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव साइलेंस? वेल, अगर लेट्स से यू एज एन एंटरप्रेन्योर यू गो टू अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर अ लाइसेंस और मे बी लाइक एनी परमिट, राइट, और आपको बोला गया कि आपको लेट्स से विद इन 48 आवर्स यू विल गेट इट. आपको 48 आवर्स में नहीं मिला तो आपको फिर से जाना होगा, आपको अपने रिसोर्स खर्च करने होंगे, फिर से वहाँ घूमना होगा, शायद वो 1 महीना लगा दे. तो व्हाट प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव साइलेंस इज कि आप एक टाइम लिमिट दे दो कि आपको लाइसेंस लेना है तो यू विल गेट इट विद इन 48 आवर्स. अगर आपको मिलना है तो 48 आवर्स में मिल जाएगा, अदरवाइज हम रिफ्यूज़ करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या इशू है. पर अगर तो नाउ इन दिस केस अगर पॉजिटिव साइलेंस के हिसाब से अगर आप लाइसेंस अप्लाई करने जाते हो और फिर परमिट लेने जाते हो, आपको बोला गया 48 आवर्स में यू विल गेट अ रिस्पॉन्स. इफ़ यू डोंट गेट रिस्पॉन्स इन 48 आवर्स, इन दैट केस इट वुड बी अज्यूम दैट यू हैव बीन गिवन दी लाइसेंस और परमिट. ठीक है, सो इससे वो गवर्नमेंट पे ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि 48 आवर्स में उसको जो काम करना है वो करे. प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव साइलेंस. इंटेग्रिटी पैक्ट बिटवीन कंपनीज एंड पब्लिक अथॉरिटी टू इंश्योर एथिक्स. ठीक है, वी नो द टेंडर्स, राइट, फॉर इंस्टेंस द recent Morbi bridge collapse, there we have seen the company Oreva, right, so that company, it's a private company, it was given a contract of maintaining the bridge. ठीक है, ब्रिज को, अच्छा ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज को मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया था एंड तो ऑब्वियसली वहाँ पे करप्शन था, नो डाउट अबाउट इट. सो सेकेंड आसिस सेइंग कि तो जब भी गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट कंपनीज़ का जो रिलेशनशिप है उसके बीच में करप्शन ना हो, उसमें उसके बीच में एक एथिक्स मेंटेन हो. फॉर दैट वी नीड इंटीग्रिटी पैक्ट बिटवीन देम. ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस मस्ट अंडरटेक अ रिव्यू ऑफ देयर एक्टिविटीज़ टू रिड्यूस डिस्क्रेशन. ठीक है, डिस्क्रेशन रिड्यूस करने के लिए ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस शुड अंडरटेक अ सर्वे टू आइडेंटिफाई द करप्शन प्रोन areas of the, let's say corruption prone department आपके मिनिस्ट्री में कौन सा है, that you have to define. You have to also define rationalize the procedures. जैसे कि लाइसेंस लेने के लिए कौन कौन सी प्रोसीजर्स लगती है, तो ऐसा हो सकता है कि प्रोसीजर में एक लूप होल हो. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरटेक अ सर्वे एंड फाइंड आउट दोज लूप होल्स और उनको एलिमिनेट करना है जिससे डिस्क्रेशन मिनिमाइज हो, करप्शन मिनिमाइज हो. Supervisory officers primarily responsible for curbing the corruption among their subordinates. In the annual performance report, a column to be there indicating measures he took to curb corruption among subordinates and office. Let's say as head of office, it could be home secretary, it could be the district magistrate. ठीक है, जो भी ऑफिस का हेड होता है उसके ऊपर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है सेकेंड ARC ने कि आपको इंश्योर करना है कि आपके सबॉर्डिनेट्स करप्ट नहीं है, वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है. अगर है तो आपने उस पर क्या एक्शन लिया, आपने कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जिससे करप्शन ना हो पाए डिपार्टमेंट में या फिर ऑफिसर आपके करप्ट ना हो, और आपने ये जो भी मेजर्स करे थे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, और आपने जो भी मेजर्स करे थे दैट वुड बी अ क्राइटेरिया वाइल योर परफॉर्मेंस इज बीइंग असेस्ड, राइट. तो सेकेंड ARC ने कुछ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम रिकमेंड करा है जिसमें सिविल सर्वेंट्स के 2 रिव्यूज़ होते हैं. ठीक है, एक होता है एट द एज ऑफ 40 ईयर्स आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ सर्विस और एक होता है आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ सर्विस. तो जब 14 और 20 ईयर्स में जो ये रिव्यू होगा उस टाइम इस फैक्टर को ज़रूर देखा जाएगा कि ऑफिसर ने करप्शन को कर्ब करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए थे. सर्विस प्रोवाइडर्स शुड converge their activities at a common point. Such common point service point could be outsourced to an agency, not really important. Corruption prone tasks should be split up into different activities assigned to different person. Let's say, as I said, granting of for example issuing documents, right, documents वो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, इन दैट केस हाईली करप्शन प्रोन प्रोसेस है, राइट. सो हम इस प्रोसेस को रैशनलाइज करेंगे और अगर हमें लगता है दैट दिस प्रोसेस और मे बी दिस अथॉरिटी इस पे बहुत ज़्यादा चांसेस है करप्शन होने के, तो व्हाट विल डू इज़ वी विल स्प्लिट दैट अथॉरिटी इनटू मल्टीपल ऑफिसेस. जिससे बेसिकली लेट्स से अगर इनिशियली अगर कास्ट सर्टिफिकेट देने के लिए हमें SDM की ज़रूरत पड़ती थी और ये बहुत करप्शन यहाँ पे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, SDM तो रखेंगे ही पर उसके साथ साथ उसके पैरेलल में और बाकी इंस्टीट्यूशन रख देंगे, उनका भी हमें सिग्नेचर लगेगा जिससे करप्शन खत्म होगा. सो बेसिकली दिस करप्शन प्रोन टास्क शुड बी स्प्लिट अप इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज असाइंड टू डिफरेंट पर्सन्स और डिफरेंट अथॉरिटीज. प्रिवेंटिव विजिलेंस एंड प्रोएक्टिव विजिलेंस. सेकेंड ARC हैज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी on the head of office or the chief of any office to ensure preventive and proactive vigilance to prevent corruption. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ जॉब्स एंड ऑफिसर, वी हैव डिस्कस दिस. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव विजिलेंस की ऑन दी हेड ऑफ ऑफिस. ठीक है, कोई भी ऑफिस, लेट्स से कलेक्टरेट, सो इट वुड बी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. कमिश्नरेट होगा तो वहाँ पे
पुलिस कमिश्नरेट होगा तो वहाँ पे सीपी होगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस। विजिलेंस नेटवर्क, सो सेकंड एआरसी हैज़ रिकमेंडेड विजिलेंस नेटवर्क। बेसिकली विजिलेंस नेटवर्क क्या होगा, एक सेंट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम होगा जहाँ पे जो भी केसेस है, ठीक है, करप्शन के जितने भी केसेस हैं वो सारे इंटीग्रेटेड होंगे। जैसे कि अगर नेशनल लेवल पे किसी ने करप्शन करा है सो दैट डेटा वुड बी देयर, अगर लोकल लेवल पे किसी ने करप्शन करा है दैट डेटा वुड बी देयर। हे गाइस, दिस इज थर्ड रिपोर्ट ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट। तो व्हाट इज क्राइसिस, बेसिकली डिजास्टर, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट डिजास्टर मैनेजमेंट। और आपको पता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है इन GS3 और छोटे से छोटे, मतलब अगर आप मेंस का सिलेबस देखो देयर इज ओनली वन पॉइंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये GS3 में लिखा है, ठीक है। और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं हर साल इन GS3, मिनिमम 1 मैक्स 2, ठीक है। मतलब 1 या 2 के बीच में ये नंबर स्विच होता है, कभी भी 3 क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है। तो आपने जो बेसिक मटेरियल प्रिपेयर करा है उसके साथ इस रिपोर्ट को उसके साथ उसको पढ़ लो, उसको मेंशन कर दो, दैट्स इट, यू आर डन। तो बहुत जनरल से गाइडलाइंस है इन सेकेंड ARC एज फार एज डिजास्टर मैनेजमेंट इन कंसर्न। तो फर्स्ट पॉइंट, अमेंड DM एक्ट। व्हाट इज DM एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। सेकेंड ARC इज सेइंग कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को अमेंड करो और कुछ प्रोविजंस इंसर्ट करो। विच प्रोविजंस, वेल ऐसी प्रोविजंस जो स्टेट गवर्नमेंट को प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है फॉर डीलिंग विद डिजास्टर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ऑफ सपोर्टिव रोल, ठीक है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक, देयर शुड नॉट बी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स और कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फार एज एनी डिजास्टर इज कंसर्न दैट शुड बी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वेयर एज सेंट्रल गवर्नमेंट वुड हैव ओनली द सपोर्टिव रोल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी देयर वाज अ मोरबी ब्रिज कोलैप्स, राइट, सो इन मोरबी ब्रिज कोलैप्स was the primary responsibility, it was the state government, right, but again state government के अंदर कौन सी ऐसी अथॉरिटी थी जो इसको देख रही थी, it was the district magistrate, it was the most powerful office, ठीक है। as far as disasters is concerned only DM has a lot of powers. In fact second ARC also says कि as far as disasters is concerned the state government and central government should act under the leadership of district magistrates. So imagine how powerful this office is as far as disasters is concerned. So first point we are done with a well defined role of municipal and panchayat bodies in dealing with disasters, ठीक है। अभी आप देख लो, लिखना है, in metropolitan cities the mayor assisted by municipal commissioners to be directly responsible for DM. Presently it is the district magistrate who have a lot of powers under Disaster Management Act 2005. Second ARC is recommending that in metropolitan cities, you know, like Pune, Mumbai, right, so in these metropolitan cities the mayor assisted by municipal commissioner, so mayor should be directly responsible for the disaster management. Risk assessment and hazard vulnerability analysis, तो बेसिकली जो भी आपके सिटी में या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप जो अलग अलग एरियाज़ है उनका रिस्क असेसमेंट होना चाहिए पीरियोडिकली और हज़ार्ड वल्नरेबिलिटी मैप्स बनाने चाहिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि कुछ एरियाज़ है हमारे सिटी में जो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर प्रोन है, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है टू नेचुरल और मैनमेड डिज़ास्टर्स, जिससे हम कोई प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। एंड इवन इफ देयर इज अ डिज़ास्टर वी कैन मिटिगेट दोज डिज़ास्टर्स ऑन अ मिशन मोड बेसिस, मतलब फटाफट हो सके, क्योंकि बिकॉज आई नो दिस एरिया इज ससेप्टेबल टू डिजास्टर्स, दिस इज वल्नरेबल टू डिजास्टर्स, तो मैं अपनी एनर्जी वहाँ लगा सकता हूँ फॉर प्रिवेंटिव स्टेप्स, ठीक है। सीजमिक माइक्रोजोनेशन ऑफ वल्नरेबल एग्लोमरेशन, ठीक है, दिस इज फॉर दी टू प्रिवेंशन ऑफ अर्थक्वेक्स, बिकॉज अर्थक्वेक इज ऑल्सो नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो पहले ही माइक्रो सिस्मिक जोनेशन कर लो इसका, सिस्मिक मतलब सिस्मिक बेसिकली रिलेटिंग टू अर्थक्वेक। तो सिस्मिक माइक्रोजोनेशन से क्या होगा, हमें मैप्स मिलेंगे जो हमें बताएंगे कि अच्छा इस पर्टिकुलर एरिया पे देर आर मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक इन फ्यूचर, तो वी कैन डायरेक्ट आवर एफर्ट्स अकॉर्डिंगली। मॉक ड्रिल्स एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, जो डिस्ट्रिक्ट के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स जो DM प्रिपेयर करता है, इन दोज प्लान्स देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर मॉक ड्रिल्स, सो मॉक ड्रिल्स शुड बी कंडक्टेड पीरियोडिकली, ठीक है। Integrate data from topography, hydrology, land use, settlement patterns, satellite and aerospace data, GPS, ठीक है। इससे क्या होगा, बेसिकली हमारा जो एफर्ट्स है, जो हमारा वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है, एनालिसिस एंड मिटिगेशन जो है, अगर डिजास्टर आ गया तो उसका मिटिगेशन कैसे करना है, वो बहुत इफेक्टिव होगा अगर हमारे पास एक
सेंट्रलाइज डेटाबेस हो, ऑनलाइन पोर्टल हो जहाँ पे टोपोग्राफिकल डेटा मतलब जोग्राफिकल डेटा, हाइड्रोलॉजिकल मतलब कहाँ कितना पानी है, लैंड यूज पैटर्न की सेटलमेंट कहाँ है, सेटलमेंट पैटर्न सेटलमेंट कहाँ है, देन सैटेलाइट एंड एरोस्पेस डेटा, जीपीएस, अगर ये डेटा मेरे पास हो तो मैं मिटिगेशन या फिर प्रिवेंटिव स्टेप ज़्यादा इफेक्टिवली ले सकता हूँ. हजार्ड मैप्स प्रिपेयर्ड बाय इसरो एंड अदर्स, तो ठीक है, इसरो एंड अदर बॉडीज शुड प्रिपेयर हजार्ड मैप्स on the same lines as we discussed in vulnerability analysis. Disaster resilient infrastructure, ये बहुत important point है, please mention it in the disaster management paper that second ARC has recommended the government of India to ensure that new construction that are coming up in the country, they should be disaster resilient, right? So disaster resilient infrastructure. Early warning and forecasting systems, right? We know that फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर्स. स्पेशली ये आता है लाइक अर्थवेक्स, ठीक है, यहाँ पे बहुत लिमिटेड रोल होता है इन अर्थवेक्स, बट इन लेट्स से फ्लड्स, ठीक है, सुनामीज, आई डोंट नो हाउ डू आई स्पेल दिस, ठीक है, सुनामीज जो भी है. हाँ, बिल्डिंग कम्युनिटी रेजिलियंस, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, प्लीज राइट दिस, मेंशन इट इन योर पेपर दैट सेकंड एआरसी इज रिकमेंडेड टू बिल्ड कम्युनिटी रेजिलियंस. जैसे कि कम्युनिटी को ट्रेन करना, ओके, दैट योर एरिया, द सेटलमेंट और मे बी ऑन द रिवर बैंक दैट यू आर लिविंग इन, दिस एरिया इज प्रोन टू और ससेप्टेबल टू डिजास्टर, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है. तो अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है तो यू शुड हैव दैट कम्युनिटी रेजिलियंस. Training programs for civil servants, elected leaders, police personnel as far as disaster management is concerned. Integrate the traditional community knowledge in disaster management plans. SOPs, standard operating procedures, unity of command, example central and state government to work under DM's leadership, district magistrate's leadership. Yeah, we discussed this, right? So there should be proper SOPs in place, standard operating procedures in any disaster, जिससे हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े. And there should be unity of command, and who should have this command? It should be the district magistrate. So the central and state governments, if they anyhow if they want to know what is going on as far as disaster management is concerned, they should directly contact the district magistrate, because ultimately it is the district magistrate who is leading the team. कोऑर्डिनेशन रिलीफ, ठीक है, वी नो दिस. सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, बिकॉज इसके बाद बहुत बार होता है कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाता है, राइट. जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर ख़राब हो जाता है, लेट्स से इन फ्लड्स एंड ऑल, राइट, तो वहाँ पे डिजीजेस फैलते हैं. तो मे इंश्योर दैट देयर इज अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज. यू कैन ऑल्सो राइट दिस इन द केस स्टडीज एज फार एज डिजास्टर्स आर कंसर्न. ट्रॉमा केयर एंड काउंसलिंग, राइट. सो डिजास्टर रोज़ नहीं आते, राइट. इट्स अ रेयर इवेंट एंड इट्स एन इवेंट वेयर यू लूज your loved ones, you lose your property, you lose your life, ठीक है. So there's so much that you lose in a disaster that the person goes to a immense psychological trauma. So the disaster management plans should have trauma care and counseling also. Using satellite imagery for objective assessment of damage. Civil defense, community resilience we talked about. Crisis specific training to first responders like police, home guard and fire services. So whenever there's a disaster, ठीक है, under the leadership of district magistrate, the disasters are mitigated. But जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं वो आर एक्चुअली ऑन ग्राउंड, ठीक है, एज वेल एज रेस्क्यूइंग, evacuation, right, relief वगैरह is concerned, it is the first responders. And who are these first responders? These are the police personnel, home guards and fire services. So these guys should be adequately trained. They should be imparted crisis specific training. Setting of an integrated emergency operations center, ठीक है, अगेन उसी के लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. टू ऑर्गेनाइज इमरजेंसी रिलीफ, नेशनल टेलीफोन नंबर शुड बी देयर, ठीक है, एक सेंट्रलाइज नंबर होना चाहिए. इन्वॉल्व प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो, बिकॉज जब डिजास्टर्स आते हैं सो ऑब्वियसली डिजास्टर्स डू नॉट गिव अ वार्निंग, दे कम ऑल ऑफ अ सडन, राइट. सो इट्स एन स्पॉन्टेनियस इवेंट. और जैसे कि COVID-19 वॉज अ स्पॉन्टेनियस इवेंट, सो आर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ओवरबर्डन. सो सिमिलरली इन द केस ऑफ डिजास्टर्स ऑल्सो, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ऑलरेडी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, तो वी शुड communicate and have coordination with the private hospitals also. Maybe we can pay them, right, on no profit no loss basis, and उनका भी हम यूज कर सकते हैं for this. Making rivers perennial, I don't know how do we make rivers perennial, but it's an important topic. It's an important point. Please write in disaster management as far as the urban flooding is concerned. Urban flooding अगर आती है, so you should write making rivers perennial. Codification of management methodologies, ठीक है, बेसिकली SOPs. सेटअप अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राउट मैनेजमेंट, ये ड्राउट्स में लिख सकते हो,
ठीक है, अभी महाराष्ट्र में देश कोंकण एरिया जहाँ पे बहुत ड्राउट्स आते हैं हर साल, तो प्लीज़ मेंशन कि सेकेंड ERC हैज़ रिकमेंडेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राउट्स मैनेजमेंट। अभी आप गेस करो ये इंस्टीट्यूशन का काम क्या होगा, राइट? टू ओवरसी, टू मॉनिटर, सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्राउट रिलेटेड एक्ट्स, कहीं पे ड्राउट आ रहा है तो एक्जैक्टली उसको कैसे टैकल करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जेंडर इशूज़ एंड वल्नरेबल सेक्शंस, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस फॉर वुमेन एंड अदर, ठीक है। सी व्हेनेवर देयर इज अ डिजास्टर, ठीक है, सोसाइटी हैज़ डिफरेंट सेक्शंस, राइट? देर आर वल्नरेबल सेक्शंस, वी हैव सीन दैट इन GS2 सोशल जस्टिस ऑल्सो। वल्नरेबल सेक्शंस लाइक women, children, disabled, there could be LGBTIQ वगैरह। तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करना चाहिए और स्पेशल प्रोविजन शुड बी देयर फॉर women एंड चिल्ड्रन। देयर डिजास्टर प्लान्स फॉर्मुलेशन विद देयर प्रायर कंसल्टेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो हो वो इंक्लूसिव हो, ठीक है। तो इनमें you have to understand the problem of the vulnerable sections also, जैसे कि let's say there is a flood in a city, there is urban flooding, तो वहाँ पे जो vulnerable sections है उन्हें किस प्रॉब्लम से गुजरना होगा। फॉर इंस्टेंस इन मुंबई वी हैव धारावी, राइट? धारावी में लेट्स से अगर कुछ होता है, डिजास्टर आता है, तो धारावी में जो इतने गरीब लोग रहते हैं, हाउ वुड दे बी एबल टू कोप अप with the disasters? So that should also be taken into consideration while forming the disaster management plans. So disaster management plans basically should be inclusive of the needs of the vulnerable sections. Skills microfinance for women, ठीक है, obviously as I said कि when there is disaster they lose their livelihood, they lose their job, they lose their homes, they lose their personal belongings, right? तो उस केस में हमें जो women हैं उनको एटलीस्ट स्किल इम्पार्ट करनी है, माइक्रो फाइनेंस देना है, जैसे कि मे बी दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेसेस, राइट? ट्रॉमा काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल केयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और ऑर्फन चिल्ड्रन, राइट? एज आई जस्ट मेंशन द वल्नरेबल सेक्शंस, तो चिल्ड्रन में ऑर्फन चिल्ड्रन भी आते हैं, दे हैव नो आइडिया कि करना क्या है आगे। सो देयर नीड्स शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एज फार एज द प्रिपरेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स इज कंसर्न्ड। Hey guys, this is 8th report on combating terrorism. Now you must be knowing कि terrorism जो है is explicitly mentioned in GS3 syllabus under internal security. Internal security में terrorism mentioned है, तो वहाँ पे तो आपको लिखना ही है। GS4 में terrorism पे कोई केस स्टडी आ सकती है, GS4 में terrorism से रिलेटेड कोई एटीट्यूड चेंज वगैरह वो चीज़ें आ सकती है, और GS2 में इनडायरेक्टली पॉलिटी के अंदर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है, तो वहाँ भी आ सकता है कि टेररिज्म रिलेटेड केसेस कौन से। बट अगेन इसका हम रिकमेंडेशन देखेंगे। फर्स्ट वुड बी कि there should be a clear definition of terrorism. Now the problem with the word terrorism is that it is not clearly defined and it cannot be clearly defined. Not only in India but around the world also. अगर आप international sphere में देखें तो terrorism जो शब्द है it has not been clearly defined because it is very difficult. In fact there is a quote which says कि one man's revolutionary is another man's terrorist. तो for example भगत सिंह जब उन्होंने बॉम्ब फेंका था इन लेजिस्लेटिव असेंबली, सो इट वाज एन एक्ट ऑफ करेज, एक रेवोल्यूशनरी एक्ट था कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल है ये सिग्नल देने के लिए टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली फॉर अस इट वाज अ रेवोल्यूशनरी एक्ट, बट फ्रॉम द आइज ऑफ द ब्रिटिश इट वाज अ टेररिस्ट एक्ट, ठीक है। उन्होंने बोला था कि इट वाज अ टेररिस्ट एक्ट। तो अगेन वी नो इट इज़ नॉट अ टेररिस्ट एक्ट, बट अगेन इट कहीं ना कहीं डेफिनेशन पे ही सवाल उठाता है कि टेररिज्म है क्या एग्जैक्टली। वन मैन्स रेवोल्यूशनरी अनदर मैन्स टेररिस्ट। और क्लियरली डिफाइंड टेररिज्म की डेफिनेशन से होगा ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर इवन द स्टेट गवर्नमेंट, दे विल नॉट बी एबल टू मिसयूज द पावर्स। फॉर एग्जांपल वी हैव यूआपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उसके अंतर्गत टेररिज्म के बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है। कई बार GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टेररिज्म के केसेस में मिसयूज़ करती है कि ओके सर्टन NGO इज इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बिकॉज टेररिज्म इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। तो गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आता है। टू कर्ब दैट वी शुड हैव अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। नाउ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऑन एड हॉक बेसिस एक्सक्लूसिवली फॉर टेरर केसेस। वी नो जुडिशरी में कितने इशू है, देयर दिस पेंडेंसी ऑफ केसेस, देयर आर डिलेज टू मेक श्योर कि जो टेररिज्म जो है ये सीधा नेशनल इंटेग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरनिटी पे असर डालता है। तो इसलिए ये फास्ट ट्रैक बेसिस पे सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो वी कैनॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द ट्रेडिशनल जुडिशियल सेटअप। सो फॉर दैट वी नीड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू एक्सक्लूसिवली डील विद दी टेरर केसेस, और ये एडॉक बेसिस पे बनेंगे। लेट्स से देयर इज अ टेररिस्ट एक्ट टुडे, तो आज के आज एक कोर्ट खड़ा हो जाएगा, ठीक है।
तो एडॉक बेसिस मतलब जब ज़रूरत है तब बनाया, बाद में उसको निकाल दिया कोर्स को। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, सिटीजन्स एंड मीडिया इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, ठीक है, द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड मीडिया का देखेंगे आगे। हाँ, एनसीईआरटी प्रपोज्ड एजुकेशन फॉर पीस एंड पॉसिबल एक्सटेंशन टू रिलीजियस स्कूल्स, ठीक है, कि रिलीजियस स्कूल्स में भी टीचिंग हो कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है जिससे अल्टीमेटली बच्चे टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते, टू कर्ब दैट एनसीईआरटी हैज़ प्रपोज एजुकेशन फॉर पीस। और इसके पॉसिबल एक्सटेंशन भी वो देख रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में हो सकता है, नहीं हो सकता है। 4 नंबर पे वी हैव मीडिया टू इवॉल्व अ सेल्फ रेगुलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट टू इंश्योर द पब्लिसिटी एंड कवरेज डजंट हेल्प द टेररिस्ट, ठीक है। कई बार जो जैसे कि 26/11 में तो ऑब्वियसली कंटिन्यूसली तब मीडिया रिपोर्टिंग चल रही थी। कई बार इट इज़ ऑफन सेट कि जो टेररिस्ट होते हैं उनका जो यूनिट होता है वो एक्चुअली मीडिया देखता है कंटिन्यूसली व्हेन द टेररिस्ट आर एक्चुअली ऑन देयर मिशन। तो वो कंटिन्यूसली मीडिया पे रिपोर्टिंग देखते हैं और वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर वो अपने जो टीम है, जो टेररिस्ट की जो स्लीपर सेल्स है वगैरह, फिर उनको वहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली मीडिया which was supposed to inform the government or also the civil society is ultimately helping the terrorist. तो सेकेंड ARC सेट कि मीडिया टू इवॉल्व अ सेल्फ रेगुलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब हम कुछ चीज़ें ऐसी नहीं करेंगे, ऐसा मीडिया को खुद को एक कोड ऑफ कंडक्ट इवॉल्व करना है जिससे ये इंश्योर करा जा सके कि पब्लिसिटी एंड कवरेज ऑफ द टेररिज्म केसेस डजंट हेल्प द टेररिस्ट, एज सिंपल एज दैट। address people's grievances. Okay, there should be double D. Address people's grievances genuine or perceived with a sense of urgency, otherwise exploited. For instance, in the Naxal affected areas, right? So there are two types of so इन जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर इंसर्जेंसी से जो अफेक्टेड एरियाज है, दे आर मोस्टली अंडर डेवलप्ड, ठीक है। अभी ये जो अंडर डेवलपमेंट है या फिर जो लेट्स से हम ग्रीवांसेस की बात करते हैं, ठीक है, एज अ सिटीजन यू हैव सर्टेन ग्रीवांसेस, यू गो टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड यू मेक श्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफिसर इज रिड्रेसिंग योर ग्रीवांसेस। तो ग्रीवांस दो तरीके के होते हैं, वो एक्चुअल हो सकते हैं या परसीव्ड हो सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल मतलब वो एक्चुअल में एक इशू है, परसीव्ड का मतलब ऐसा इशू एग्जिस्ट नहीं करता पर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि नहीं ये एक प्रॉब्लम है। तो सेकेंड ARC सेइंग कि एड्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बोल रही है कि एड्रेस पीपल्स ग्रीवांसेस जेन्युइन और परसीव्ड विथ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, बिकॉज इफ इट इज़ नॉट डेल्ट विथ सेंस ऑफ अर्जेंसी, इसका मिसयूज़ किया जाता है बाय द रेडिकल आउटफिट्स, बाय द टेररिस्ट आउटफिट्स, और इन्हीं लोगों को फिर भड़काया जाता है एंड दे अगेन टेक आर्म्स एंड रेज स्ट्रगल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अ स्टेबल इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन इज एंटीडोट टू टेररिज्म, ठीक है। इसको आप सीधा लिख सकते हो टेररिज्म के किसी भी सवाल में, मोस्टली GS3 इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन टेररिज्म यू कैन वे फॉरवर्ड राइट अ स्टेबल इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन इज अनदर एंटीडोट टू टेररिज्म एज गिवन बाय सेकेंड ARC. Development activities should be planned and extended with due regards to problems of people resentment. अभी ये क्लासिक केस है ऑफ डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जब कोई डेवलपमेंट होता है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर डैम पे कोई काम हो रहा है, राइट, महाराष्ट्र में देयर वाज अ केस ऑफ RA कॉलोनी, RA जंगल समथिंग, राइट। सो देयर वाज फॉरेस्ट विच वाज बीइंग कट फॉर टू मेक अ वे फॉर दी मेट्रो शेड्स, जो मेट्रो ट्रेन्स होती है उन्हें पार करने के लिए, पार्किंग स्पेसेस बनाने के लिए दे कट डाउन लाइक थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज। तो प्रॉब्लम क्या है, जब देर आर सर्टन कम्युनिटीज जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ या फिर अदर लोकल कम्युनिटीज, दे आर डिपेंडेंट और दे डिराइव देयर लाइवलीहुड फ्रॉम दी फॉरेस्ट। और इस केस में अगर आप फॉरेस्ट को कट कर दोगे विदाउट गिविंग एनी ड्यू रिगार्ड्स टू दी प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी, ये लोकल कम्युनिटी कल जाके एक रेबेलियन कर सकती है और अल्टीमेटली इनका रेडिकलाइजेशन कोई बाहर से कर सकता है, या फिर ये एक नेशनल सिक्योरिटी पे एक प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं देश की स्टेबिलिटी पे भी सवाल खड़े करता है, राइट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। टू काउंटर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एड्रेस द इशू ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एलियनेशन, ठीक है। अगेन ये सेम पॉइंट का एक्सटेंशन है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर रेडिकलाइजेशन, इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए वी हैव टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एलियनेशन। बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स को जो फेलियर है उसको फिर से एड्रेस करो, जिन लोगों को लैंड नहीं मिला है उनको लैंड देने की कोशिश करो। और जो एलियनेशन होता है, एलियनेशन जो सेंस ऑफ एलियनेशन ट्राइबल्स को फील होता है जब उनके फॉरेस्ट वगैरह कट करे जाते हैं, व्हेन दे आर नॉट गिवन प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, व्हेन दे आर नॉट कंपनसेटेड
एडिक्वेटली, इन दैट केस फिर उनका रेडिकलाइजेशन होता है और फिर वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरफ पहुंच जाते हैं, विच अगेन अफेक्ट्स द सोशल स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री. सो नाउ दिस इज द रिपोर्ट, 6th रिपोर्ट ऑन लोकल गवर्नेंस. तो लोकल गवर्नेंस बेसिकली क्या है, यूएलबीज और पीआरआईज को एम्पावर करना. पीआरआईज मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड यूएलबीज मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़. तो इनको हम बोलते हैं बेसिकली लोकल गवर्नमेंट्स. तो महात्मा गांधी सेड इंडिया लिव्स इन विलेजेस. तो इसीलिए ही वॉज अ ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. एंड फॉर दैट पर्पज वी हैव 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है टू पीआरआईज एंड यूएलबीज. तो अगेन लोकल गवर्नमेंट जो है ये आप GS4 में लिख सकते हो बहुत शॉर्ट में, और GS2 में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखा है सीधा सिलेबस में, इट इज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द सिलेबस. ठीक है, सो विल गेट स्टार्टेड विद दिस रिपोर्ट. सो फर्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी. वेल, इसका मतलब सिंपल है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी उसने वो काम नहीं करना चाहिए जो काम एक लोकल बॉडी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पा रही है. फॉर एग्जांपल जैसे कि लेट्स से अगर लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पीआरआईज या फिर यूएलबीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़, अगर लेट्स से ये वाटर सप्लाई का काम देख सकती है इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली, तो उस केस में नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, इनको काम करने देना चाहिए, बिकॉज वही ढंग से उन चीज़ों को कर पाएंगे, बिकॉज दे नो दे आर इन टच विद द लोकल पॉपुलेशन. स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल में बैठती है, तो वहाँ के जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं वहाँ से वो इफेक्टिव नहीं होता है, राइट. तो बेसिकली टू प्रमोट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एवरी स्टेट. ठीक है, नाउ आपको पता होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बाय कैमरल लेजिस्लेचर. तो बाय कैमरल का क्या मतलब होता है कि किसी भी हाउस में किसी भी असेंबली में या पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं. वी हैव लोअर हाउस एंड अपर हाउस. ठीक है, तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से ऑफ दिल्ली में वी हैव असेंबली. ठीक है, पर इस असेंबली में वी ओनली हैव नेशनल असेंबली, वी हैव स्टेट असेंबली ऑफ दिल्ली, जिसमें MLAs बैठते हैं. ठीक है, बट पर दिल्ली में ऐसी कोई दूसरा हाउस नहीं है जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं. तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं वहाँ पे MLCs बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. तो क्योंकि दिल्ली में सिर्फ MLAs बैठते हैं, वहाँ पे सिर्फ लोअर हाउस ही है, तो उसको हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं. वेयर एज इन महाराष्ट्र वी हैव बोथ विधानसभा और विधान परिषद. तो बेसिकली MLAs जहाँ बैठते हैं उसको हम बोलते हैं नेशनल स्टेट असेंबली, और जहाँ पे MLCs बैठते हैं उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद. तो वो बहुत कम स्टेट्स में है विधान परिषद. तो सेकेंड ईयर से सेइंग कि यू शुड कॉन्स्टिट्यूट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एवरी स्टेट. MPs, MLAs, MLC नॉट टू बी अलाउड द मेंबरशिप ऑफ लोकल बॉडीज. लोकल बॉडी में क्या होता है, MPs, MLAs एंड MLCs ये भी पार्ट लेते हैं. तो दे सेड कि नो, इनका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इनको अपना काम करने दो. लोकल बॉडीज़ के जो फंक्शनरीज है उनको एम्पावर करो. कोई ज़रूरत नहीं है एक पावरफुल अथॉरिटी लाइक MP, MLA टू इंटरफियर इन दी लोकल गवर्नमेंट्स. डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन, मेयर विद पॉपुलर मैंडेट. जो ULBs होंगी, जैसे कि ULBs है लेट्स से म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनमें जो चेयरपर्सन होगा जिसको हम मेयर बोलते हैं, इन द केस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो चेयरपर्सन होता है वो मेयर होता है. तो मेयर का इलेक्शन होता है. तो कई बार ये इलेक्शन बहुत डिले हो जाते हैं, कई बार नहीं होते हैं, कितने सालों से कई जगह पे तो इलेक्शंस होते ही नहीं है. तो दिस चेयरपर्सन शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड विद पॉपुलर मैंडेट. ठीक है, उसके प्रॉपर रीजन वाइज इलेक्शंस होंगे और उसके बाद उसको मेयर को इलेक्ट करा जाएगा. SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन. तो सेकेंड ईयर से सेट की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका ऑफिस की डिग्निटी और उसका इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए अ कलेजियम सिस्टम शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड. ठीक है, ऑन लाइन्स ऑफ द जुडिशरी में जैसे कॉलेजियम सिस्टम है उसी तरह से फॉर द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अ कॉलेजियम सिस्टम शुड बी देयर विच विल रिकमेंड नेम ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर द पोजीशन ऑफ चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर. और ये जो नाम है कॉलेजियम की ये गवर्नर को भेजे जाएंगे और फिर गवर्नर विल डिसाइड किसको अपॉइंट करना है एज द SEC.
Bring election commission and SECs on single platform for sharing resources and learning. Again बहुत नॉर्मल पॉइंट है. डिलिमिटेशन आफ्टर ईच सेंसस फॉर बोथ लोकसभा एंड, ठीक है. डिलिमिटेशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूंसीज. तो अगर इलेक्शन वाइज देखें तो जो पूरा इंडिया है, ठीक है, इंडिया को डिवाइड करा है इन डिफरेंट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, बेसिकली टेरिटोरियल यूनिट्स जिनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी. और वन कॉन्स्टिट्यूंसी इज रिप्रेजेंटेटेड ऑन नेशनल लेवल बाय एन MP, और स्टेट लेवल पे वन कॉन्स्टिट्यूंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन MLA. ठीक है. तो बेसिकली उस टेरिटरी का वो रिप्रेजेंटेटिव होता है जो पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके मुद्दे उठाता है. ठीक है. तो डिलिमिटेशन का क्या मतलब होता है? कई बार पॉपुलेशन ऊपर नीचे होती है, राइट. तो डिलिमिटेशन का क्या मतलब है कि पॉपुलेशन के हिसाब से इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को एडजस्ट करना. ठीक है. लेट्स से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो और यहाँ पे बहुत कम हो गई है, तो दोनों में अनइक्वल हो गया ना. तो बेसिकली ये MLA ये ज़्यादा पावरफुल होगा, ये MLA कम पावरफुल होगा. तो ये नहीं चाहिए, हमें इक्वल पावर देने की कोशिश करनी है. तो इसके लिए पॉपुलेशन को कंसिडर करते हुए जब हम कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं डिलिमिटेशन. तो डिलिमिटेशन कितने ही साल से, मतलब लास्ट टाइम कब हुआ था? शायद 2011 में हुआ था शायद. तो सेकेंड ERC का कहना है कि आफ्टर सेंसर, हर सेंसस के बाद लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए डिलिमिटेशन होना चाहिए. ठीक है. डिसेंट्रलाइज प्लानिंग बाय DPCs, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर. ठीक है. ऑडिट रिपोर्ट्स टू बी प्लेस बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर. जो ऑडिटिंग हो रही है ऑफ लोकल बॉडीज़, ठीक है, अगेन जैसे कि PRIs या फिर ULBs, इनकी जो ऑडिटिंग हो रही है, इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स है दैट शुड बी प्लेस बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर सो दैट क्वेश्चंस कैन बी रेज ऑन द सेम बाय द लेजिस्लेटर्स. जैसे कि MLAs क्वेश्चन कर सकते हैं. वार्ड सभा, जैसे कि वी हैव ग्राम सभा एंड ऑल. तो जो एक रूरल टेरिटरी होती है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ वार्ड्स. तो इन वार्ड्स में भी डिबेट्स और डिस्कशन को प्रमोट करने के लिए वहाँ भी वार्ड सभा होनी चाहिए जिससे उस वार्ड के जो लोग हैं वो अपने इश्यूज रेज कर सकें. तो देयर शुड बी वार्ड सभाज. द अप्रूवल ऑफ बजट इज ऑफ अ पंचायत बाय स्टेट गवर्नमेंट शुड बी अबॉलिश्ड. तो प्रेजेंटली क्या होता है कि पंचायत के जो बजट्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स अप्रूव करते हैं. ठीक है. तो पंचायत में जो भी सचिव होगा, जो भी सेक्रेटरी होगा पंचायत का, या फिर जो पंचायत का जो CEO होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो बजट्स प्रिपेयर करता है. बट बजट को वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करता है एंड देन स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्स इट. तो इससे क्या हो रहा है? बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट इज एक्सरसाइजिंग पावर ओवर दी लोकल बॉडीज. सो सेकेंड ERC सेड कि नो, स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट हैव एनी से एज फार एज द बजट्स ऑफ पंचायत आर कंसर्न्ड. State government to ensure the independence of Panchayati Raj institutions, state government shouldn't have power to suspend or restrict any PRI passed resolution. ठीक है. जिस तरह से हमने बजट की बात करी उसी तरह से अगर लेट्स से PRIs कोई लेट्स से एक चीज़ पास करती है फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार ये चीज़ स्टेट गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती, तो वो उसको उस पर बेसिकली वीटो कर देती है. एक तरह से वीटो करना मतलब कि एक तरह के नहीं, यू आर नॉट अलाउड. सो स्टेट गवर्नमेंट विल से ओके यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, विल नॉट अलाउ यू टू डू दिस. तो दैट शुड नॉट, सो स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट हैव दैट पावर. रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्रू लेवीज ऑन कैटल, रेस्टोरेंट्स, लार्ज. बेसिकली रिसोर्स मोबिलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ है, इनको अपनी खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज रेज करने का भी पावर होना चाहिए. बिकॉज अर्बन लोकल बॉडीज़ में, PRIs में मेंबर्स बैठते हैं, राइट. देयर आर ऑफिसर्स, तो उनको भी तो पेमेंट करना है. देयर आर सर्टन सर्विसेज दैट दीज बॉडीज आर ऑफरिंग, राइट, लोकल लेवल पे. तो उसके लिए दे नीड रिसोर्सेज, दे गेट सम रिसोर्सेज, दे गेट फंडिंग फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द सेंटर IS. बट उनको भी पावर देना चाहिए कि वो ऑन देयर ओन दे कैन रेज मनी फॉर देमसेल्व्स. सो दैट पावर can be done through many ways. First way would be they can impose levies on cattle, restaurant, large shops, hotels, cyber cafes, tourist buses. Cyber cafes तो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, ये 2006 की रिपोर्ट है. तो आज तो साइबर कैफेज ऑलमोस्ट दिखते ही नहीं है. कहीं सब्सटैंशियल शेयर इन द रॉयल्टी फ्रॉम मिनरल्स कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. जैसे जो PRIs का जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, वहाँ से ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे माइनिंग वगैरह करती है और उस पैसे को सीधा स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखती है. Second ERC is saying just because you are drawing it from the local community
यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि आप थोड़ा परसेंट, लेट से 1% या 2% जो भी है, दैट यू हैव टू गिव एज रॉयल्टी टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिससे कि उन्हीं का पैसा का थोड़ा परसेंटेज दे कैन स्पेंड ऑन देयर डेवलपमेंट. Substantial share, okay, we saw that. Collecting cesses and surcharges, ठीक है. We know what cesses and surcharges. Cess क्या होता है basically? It's a tax on tax for a specific purpose, जैसे कि education cess. तो cess ये लोकल बॉडीज़ नहीं करती है, तो लोकल बॉडीज़ को भी ये पावर दे देना चाहिए. सरचार्जेस क्या होते हैं? वो भी एक टैक्स के ऊपर टैक्स ही होता है. तो सेसेस एंड सरचार्जेस का पावर शुड बी गिवन टू दी अर्बन लोकल बॉडीज और PRIs. एलोकेशन ऑफ PRIs टू बी ऑफ अनटाइड नेचर, ठीक है. एज आई सेड कि जो हमने जो मोबिलाइजेशन देखा, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसमें हमने देखा कि द लोकल बॉडीज है, दे शुड हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज ऑन देयर ओन. तो इसके अलावा भी दे ऑल्सो गेट सम फंडिंग फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स. तो कई बार ये जो फंडिंग होती है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ये मोस्टली टाइड नेचर की होती है. उसमें मेजॉरिटी ऑफ द फंडिंग इज ऑफ टाइड नेचर. टाइड नेचर का क्या मतलब है कि उन्हें एक कंडीशन दिया गया है कि दैट ओके, लेट्स से वी आर गिविंग यू, लेट्स से 50 crore रुपीज़, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्पेंड दैट ऑन एजुकेशन, ठीक है. तो ये अनटाइड नेचर की होनी चाहिए, मतलब आप सिर्फ उसको फंड दे दो और फिर वो PRI इंस्टीट्यूशन है वो डिसाइड करेगी, या फिर जो अर्बन लोकल बॉडी है वो डिसाइड करेगी इस पे हेल्थ पे खर्च करना है या फिर एजुकेशन पे खर्च करना है. A separate पंचायत सेक्टर लाइन in the state budget, हाँ ठीक है, not important. PRIs to be encouraged to borrow from banks or financial institution. Again this is a point of resource mobilization, ठीक है. resource mobilization as I said कि वो खुद के taxes वगैरह impose करके पैसा बना सकते हैं. Another point given by second ARCs is that the पंचायती राज institutions should be encouraged by the state government to borrow from banks and financial institutions. Again ultimately development ही promote करेगा. Rural development has to be territorial functional jurisdiction converge in implementing centrally sponsored scheme, right? So because India is a welfare state, we are a welfare state, और इस वजह से there are certain welfare schemes to restructure the social fabric of the country. इसके लिए कुछ schemes है, mostly centrally sponsored schemes. तो ये obviously central government इसके लिए पैसा देती है centrally, और थोड़ा पैसा लोकल गवर्नमेंट से भी आता है. तो सेकेंड ईयर से का ये कहना है कि जो एफर्ट्स रूरल लेवल पे जो लोकल इंस्टीट्यूशंस कर रही है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, इसमें टेरिटोरियल फंक्शनल और जुरिडिक्शनल कन्वर्जेंस होना चाहिए. कन्वर्जेंस मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है दे आर फोकसिंग ऑन एजुकेशन और ये बोल रहे कि नहीं आप मिनरल पे फोकस करो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट. सो देयर शुड बी अ टेरिटोरियल फंक्शनल जुरिडिक्शनल कन्वर्जेंस. प्लीज यूज दिस कीवर्ड्स. सैंक्शनिंग मिनिस्ट्री ब्रॉड गाइडलाइंस, तो जो भी मिनिस्ट्री है, जैसे कि इन दिस केस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में लेट्स से एजुकेशन पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वुड बी दी सैंक्शनिंग मिनिस्ट्री. उसका काम ये होगा कि ब्रॉड गाइडलाइंस फ्रेम करना, पर जो पंचायत है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको मेंटेन, इम्प्लीमेंट करना, उनको एग्जीक्यूट करना ऑन ग्राउंड. तो एग्जीक्यूट करते टाइम, उनको इम्प्लीमेंट करते टाइम उनके पास फुल इम्प्लीमेंटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है. वहाँ पे सेंटर का कोई रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंटर का रोल आएगा तो अल्टीमेटली इट विल एक्सरसाइज इट्स पावर ओवर द PRIs, दैट वी डू नॉट वांट. रोल ऑफ पंचायत इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, एलिमेंट्री एजुकेशन, PSCs, ठीक है. तो पंचायत ना कुछ सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कर सकता है लोकल लेवल पे. तो अगेन ये आता है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी कि अगर कोई काम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कर सकता है तो उनको ही करने दो, क्योंकि वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर पा रहे हैं. तो नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एट्सेट्रा कैन बी डेलीगेटेड टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. 1/3 वुमेन कोरम इन ग्राम सभा मीटिंग, ठीक है. जो ग्राम सभा मीटिंग्स होती है, लेट्स से देयर इज अ मीटिंग ऑन एनी इशू इन ग्राम सभा, तो वहाँ पे मेंबर्स आएंगे ग्राम सभा के, राइट. सो मीटिंग शुरू होगी, पर मीटिंग क्या आप बताइए, लेट्स से 100 मेंबर्स है, सभी लोग थोड़ी ना प्रेजेंट होंगे, लेट्स से 80 लोग प्रेजेंट है, राइट. तो कोरम का क्या मतलब होता है कि कोई भी मीटिंग शुरू करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट. जैसे पार्लियामेंट में भी सभी लोग प्रेजेंट नहीं होते, स्टेट लेजिस्लेचर में भी कोई सभी लोग प्रेजेंट नहीं होते, तो वहाँ पे एक कोरम होता है कि मिनिमम इतने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हमारा डिस्कशन हो सकता है, तभी हम लॉज को पास कर सकते हैं, जो भी हमारा बिजनेस है वो शुरू हो सकता है.
सेकेंड ईयर इज सेइंग कि 1/3 वुमेन कोरम शुड बी देयर इन ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में कोई भी डिस्कशन शुरू करने के लिए 1/3 वुमेन होनी ही चाहिए। तो 1/3 वुमेन का कोरम होना चाहिए, मतलब जो भी लेट से 100 लोग प्रेजेंट है, इसमें से लेट से 33 शुड बी वुमेन, तभी डिस्कशन हो सकता है। अगर 30 है तो इससे क्या होगा, बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। शुड बी एनकरेज टू बोरो विदाउट गवर्नमेंट ग्रांट गारंटीज, ठीक है। ऑल्सो पूल्ड फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल बॉडीज। पूल्ड फाइनेंसिंग मतलब 2-3 इंस्टीट्यूशन साथ में आ रही है और वो कंट्रीब्यूट करके एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना रही है और फिर वो इनको दिया जाएगा। पूल जैसे हम कार पुलिंग करते हैं, ठीक है, ऑन द सेम लाइन्स। लैंड बैंक्स फॉर रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है, लैंड के ऊपर टैक्सेस वगैरह लगा के यू कैन मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर योर सेल्फ। इन मेट्रोपॉलिटन cities, mayor to appoint mayor's cabinet on the same line as appointed in the state and national government. तो आपको पता है there is cabinet of the prime minister, there is cabinet of the chief minister. So similarly, to empower the local governments, mayor should have a cabinet of its own, so that the cabinet members would have the responsibility to oversee those functions, right? Education, health, schools, जो भी है, management. तो metropolitan सिटीज़ में जो मैनेजमेंट कैसे होता है, तो प्रेजेंटली जो जैसे हम बीएमसी का एग्जांपल लेते हैं, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन। तो बीएमसी क्या है, बेसिकली जो मुंबई है देश की फाइनेंशियल कैपिटल, उसका पूरा प्लानिंग वो सब बीएमसी देखती है। और बीएमसी इज़ हेडेड बाय अ मेयर। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो होता है बीएमसी कमिश्नर, जो कि सीनियर आईएएस होता है। प्रेजेंटली वो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो as far as metropolitan cities are concerned, सेकेंड ईयर से सेइंग कि मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से होगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तो मेयर जो होगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। आज उल्टा है, आज जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो कमिश्नर होता है, जो आईएएस होता है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। मेयर के पास एक तरह से रिकमेंडरी पावर होती है, पर एग्जीक्यूशन का काम कमिश्नर करता है। तो मैनेजमेंट, तो सेकेंड ईयर से ये कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव शुड बी द मेयर और कमिश्नर के पास सिर्फ डेलीगेटेड फंक्शंस होने चाहिए, ठीक है, अल्टीमेटली टू empower the local governments. Responsibility of power distribution to municipal bodies, as I said again, ये हम प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी के अंतर्गत देख सकते हैं कि आप देख लो क्या। सो बेसिकली गवर्नमेंट सेकेंड ईयर इज सेइंग कि आप ये ऑप्शंस डिस्कवर करने की कोशिश करो, क्या पावर डिस्ट्रीब्यूशन लोकल गवर्नमेंट्स कर सकती है, क्या म्यूनिसिपल बॉडीज़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन देख सकती है। अगर देख सकती है तो उनको करने दो, क्योंकि वो एफिशिएंटली करेंगे। अ मेट्रोपॉलिटन पुलिस अथॉरिटी इन ऑन 1 मिलियन सिटीज़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। जो इंटरनल सिक्योरिटी है, देयर इज़ अ वन पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है पुलिस रिफॉर्म्स का, ठीक है, देयर इज पुलिस रिफॉर्म्स। तो पुलिस रिफॉर्म्स के अंतर्गत आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ सेकेंड ईयर से हैज़ रिकमेंडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मेट्रोपॉलिटन पुलिस अथॉरिटी। ये जो है इसमें ऑब्वियसली कमिश्नर ऑफ पुलिस रहेगा, वो सीधा रिपोर्ट करेगा टू द मेयर, जिससे उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सके एट द लोकल लेवल। अ यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑन द सिमिलर लाइंस। यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ये क्या होता है, देयर आर सर्टन वेरी लार्ज मेट्रो सिटीज़, फॉर इंस्टेंस पुणे, मुंबई, ये सिटीज़ इतनी बड़ी है, देयर इज लाइक सो मच पॉपुलेशन दैट दे हैव अ कंपनी ऑफ देयर ओन। जैसे कि पुणे में अगर आप देखो, देयर इज PMPML, ठीक है, ये पुणे की जो म्यूनिसिपैलिटी है, ये उसकी खुद की कंपनी है, जिसको एक MD चलाता है, आई थिंक मैनेजिंग डायरेक्टर चलाता है, जो कि मोस्टली IAS होता है। तो बेसिकली अभी तो ये हो रहा है, बट कई जगह ये नहीं हो रहा है। तो सेकेंड ईयर से सेइंग कि हर जगह मेक श्योर कि जो एक मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होनी चाहिए, जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सिटी का वो देखें। यू विल बिजर्व अर्बन लोकल बॉडीज मे हैव देयर ओन पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है, बट बिकॉज द अर्बन लोकल बॉडीज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम और दोज हु आर गोइंग थ्रू द प्रॉब्लम्स, ULBs may be empowered to have their own poverty alleviation scheme, जिससे इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होगा, इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा, और अल्टीमेटली द लोकल बॉडीज विल बी एम्पावर्ड। ओके, सो वी हैव RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ रिकमेंडेशन हैं, वो देखते हैं। तो फर्स्ट इज रिपील ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। यू नो व्हाट ऑफिशियल सीक्रेट इज़। कुछ ऐसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें जो भी लेट्स से सेक्रेटरी ने जो काम करा है, फिर मिनिस्टर ने जो काम करा है, इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू द पब्लिक, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी पे एक खतरा हो सकता है। वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर दैट इन्फॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल। तो
ये किस एक्ट के अंतर्गत होता है? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो सेकेंड ईआरसी का ये कहना है कि रिपील ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। तो आप बोलोगे फिर ये नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है। तो सेकेंड ईआरसी ऑल्सो सेड कि आप रिपील तो कर दो, पर नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ सेक्शंस बाकी एक्ट्स में जैसे आरटीआई वगैरह में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, पर इसको आप रिपील कर दो बिकॉज दिस इज़ अ वेरी अटैक ऑन द डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। जो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होता है जहाँ पे वी होल्ड अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज नाउ गवर्नमेंट कैन शैडो इटसेल्फ अंडर द नेशनल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो गवर्नमेंट के पास एक्सक्यूज़ है कि नहीं ये ऑफिशियल सीक्रेट है, हम आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी पे अटैक है, राइट। रिप्लेस ओथ ऑफ सीक्रेसी विथ ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो होता ये है कि जब वेन एवर मिनिस्टर, मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिस्टर्स, सो वेन एवर मिनिस्टर comes to power, when he is appointed as a minister, he takes an oath of secrecy, ठीक है। सेकेंड ईआरसी सेज कि ये ओथ ऑफ सीक्रेसी इसको हटाओ, इसकी जगह ले आओ ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। एथिक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है, GS4 एथिक्स में सुओ मोटो डिस्क्लोजर्स टू बी अवेलेबल एनुअली फॉर फ्री ऑफ चार्ज। जैसे कि कोई भी अथॉरिटी जो काम कर रही है जिसका पब्लिक इंटरफेस है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर, तो ये जो प्रोमिनेंट अथॉरिटीज़ है या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पे अथॉरिटी हो सकती है जिसका पब्लिक इंटरफेस है, पब्लिक से वो सीधा डील करती हैं, तो टू मेक श्योर कि जो पब्लिक और ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम हो सके और जो पब्लिक का फेथ है वो इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बरकरार रहे, इसलिए सेकेंड ईआरसी हैज़ रिकमेंडेड कि जो ऑफिसर्स हैं, जो भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एनुअली सुओ मोटो बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देना चाहिए, डिस्क्लोज कर देना चाहिए। जैसे कि लेट्स से देयर इज यूपीएससी, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, राइट। तो यूपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा, राइट, 10 लाख लोगों ने अप्लाई करा, ठीक है, 10 लाख लोगों ने अप्लाई करा, फिर 10 लाख लोगों से उन्होंने लेट्स से 100 रुपये लिए, तो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होता है, राइट, अराउंड 1 करोड़, नहीं, अराउंड 10 करोड़ होते हैं शायद। तो आपने 10 करोड़ रुपए का क्या करा, ठीक है, आपने कहाँ खर्च करा, कितना पैसा बच गया, फिर आपने उसको कैसे यूटिलाइज करा, आपने गवर्नमेंट को कितना भेजा, फिर कितने बच्चों ने प्रिपेयर करा, दिस डेटा शुड बी अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन बिकॉज इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है नहीं। तो सेकेंड ईआरसी इज सेइंग कि टू इनकलकेट द कल्चर, टू एक सोसाइटी में एक कल्चर रहे, गवर्नमेंट में कल्चर रहे और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, वी शुड ऑन सुओ मोटो बेसिस डिस्क्लोज information annually for free of charge to the public। सुओ मोटो का क्या मतलब होता है, मतलब मेरे ऊपर, ठीक है। जैसे कि मैं डीएम हूँ, कोई मुझे पूछने आ रहा है कि आपने एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करा, ठीक है, तो ये कोई मेरे को पूछने आ रहा है तब मैं बता रहा हूँ। पर अगर मैं सुओ मोटो बेसिस पे करना चाहूँ तो मैं सीधा पहले ही, मतलब आई डू नॉट हैव टू वेट फॉर समवन टू कम टू मी एंड आस्क मी कि आपने एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करा। आई वुड रादर, जैसे ही मेरा काम होता है मैं सीधा गवर्नमेंट को बोल दूंगा, पब्लिक को बोल दूंगा कि देखो मैंने इतना पैसा खर्च करा। इसको बोलते हैं सुओ मोटो बेसिस पे काम करना। इस्टेब्लिश पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफिस एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है। तो पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफिस जो है ये एक बॉडी है जो ओवरसी करेगी ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा जो आरटीआई के अंतर्गत सिटीजन्स को देना होता है। जैसे कि वी हैव ऑफिसेस लाइक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, SIC, ये जो ऑफिसेस होते हैं तो ये बहुत सा डेटा सिटीजन्स को देते हैं बिकॉज सिटीजन्स गो टू CICs एंड SICs एंड आस्क देम कि मेरे को इस पर मैं RTI फाइल कर रहा हूँ और आई नीड इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। तो ऑब्वियसली CIC एंड SIC शुड हैव द डेटा एंड दे हैव द डेटा, पर ये डेटा प्रॉपरली कई जगह पे स्टोर्ड नहीं है। सो पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफिस वुड मेक श्योर कि डेटा स्टोर्ड है डिजिटल साइंटिफिक मैनर में, और जब भी डेटा की ज़रूरत पड़े ये ऑफिसेस यहाँ से डेटा उठा के सिटीजन्स को दे सकती है, और इट वुड बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू earmark 1% of the budget of all flagship programs for updating records infrastructure, again self-explanatory point. Create land records modernization fund, again for the land digitization, not for land digitization, this is basically for this purpose, public records office। तो अगेन ये उसी के अंतर्गत आता है कि एट लीस्ट 1 day per year ट्रेनिंग फॉर एवरी पब्लिक फंक्शनरी फॉर डीलिंग विद RTI कंप्लेंट्स, ठीक है, ठीक है। RTI अगर किसी ने फाइल करा है तो कैसे डील करना है उसके लिए दी पब्लिक फंक्शनरीज शुड बी ट्रेंड, क्योंकि आज ये इशू RTI का ये है कि जो ऑफिसर्स है उन्हें आइडिया ही नहीं है कि RTI के साथ डील क्या करना है, और कहीं ना कहीं जेन्युइन इशू भी है कि मिसचीवस फ्रीवलस RTIs are filed,
सेट अप अ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी हेडेड बाय सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी अगेन ये डेटा रिकॉर्डिंग के लिए ही है, ठीक है, लिख सकते हो आप। फंक्शंस वुड बी implementation of RTI, monitoring of RTI and best practices data that we can observe अराउंड द वर्ल्ड, उनको आप इंडिया में इंप्लीमेंट करो। बेसिकली आरटीआई के इम्प्लीमेंटेशन को पूरे नेशनल लेवल पे ओवरसी करने के लिए, ओवरसाइट रखने के लिए गवर्नमेंट इंडिया शुड इस्टेब्लिश नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। इंक्लूड पेमेंट थ्रू पोस्ट, कैश एंड ऑनलाइन टू फैसिलिटेट एक्सेस। जो पेमेंट है दैट शुड बी मेड थ्रू पोस्ट, कैश एंड ऑनलाइन टू फैसिलिटेट। देखिए आज प्रॉब्लम क्या है पता है आरटीआई के साथ, पेमेंट का इशू होता है कि आप पेमेंट किस मोड से करोगे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जो पेमेंट्स है ना, लेट्स से आई विश टू इनिशिएट अ डिजिटल ट्रांजैक्शन फॉर आरटीआई, पर वो बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम डिजिटल पेमेंट्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आपको ऑफिस आना होगा, लेट्स से 20 किलोमीटर वहाँ जाके मेरे को ऑफिस में पेमेंट करना होगा, वहाँ पे लाइन में लगना होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये बैरियर बन जाता है, ठीक है, दिस शुड नॉट बी अ बैरियर। तो दे सेड कि फैसिलिटेट पेमेंट्स थ्रू पोस्ट, कैश एंड ऑनलाइन टू फैसिलिटेट एक्सेस। देन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। सो बेसिकली सिंगल विंडो एजेंसी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडेड बाय असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एंड इंडिपेंडेंट पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, अगेन पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल वो तो हर जगह आप लिख सकते हो। इन्फॉर्मेशन कैन बी डिनाइड इफ फ्रीविलस एंड मैलिफाइड रिक्वेस्ट आर डाइवर्टिंग सिग्निफिकेंट पब्लिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो एज आई सेड कि बहुत से आरटीआईज फाइल करे जाते हैं जस्ट टू हैरास द पब्लिक ऑफिसर्स, क्योंकि जब आरटीआई आता है तो बेसिकली एक टेंशन होता है, एक बर्डन होता है फॉर दी गवर्नमेंट, क्योंकि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया तो देन यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। सो कहीं ना कहीं बार जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं ये इसको मिसयूज़ करते हैं बाय फाइलिंग बोनाफाइड आरटीआईज विद बोनाफाइड विद मैलाफाइड इंटेंशन, आई एम सॉरी। तो मैलाफाइड इंटेंशन क्या होता है कि आप अगर गलत इंटेंशन से फाइल कर रहे हो, योर इंटेंशन, योर पर्पस इज नॉट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, रादर टू हरास द पब्लिक ऑफिशियल्स। तो इस तरह की आरटीआईज को इफ़ एन ऑफिसर फील्स कि इसमें सिग्निफिकेंट पब्लिक रिसोर्स डाइवर्ट हो रहा है और ये फ्रीवलस और मैलाफाइड इंटेंशन से फाइल करी गई है, तो इन दैट केस इन्फॉर्मेशन कैन बी डिनाइड, ठीक है, दैट इज, तो वो सेकेंड ईआरसी सपोर्ट करा है। इंडेक्सिंग एंड कैटलॉगिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द लेजिस्लेचर बाय डिजिटाइजिंग द रिकॉर्ड्स, ठीक है। आज जो नेशनल पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसका वी शुड मेंटेन अ डिजिटल रिकॉर्ड, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आरटीआई के अंतर्गत इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मुझे टाइम ना लगे, ठीक है, तो मैं सीधा इस पोर्टल पे जाके ये लेजिस्लेशन पे जो भी डेटा है वो मैं निकाल के सीधा आरटीआई एक्टिविस्ट को मैं दे सकता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज़ द 9th रिपोर्ट, दैट इज़ सोशल कैपिटल। तो सोशल कैपिटल क्या होती है, बेसिकली हमारी जो पॉपुलेशन है, राइट, जो हमारी डेमोग्राफी है, तो अगर मैं पॉपुलेशंस को कोई स्किल्स इम्पार्ट कर दूँ तो वो काम करने लगेंगे, उससे उनकी इनकम बढ़ेगी, वो अल्टीमेटली बैंक्स में अपना पैसा सेव करेंगे, वो मार्केट में निकलेंगे, खर्चा करेंगे, पैसा चीज़ों को खरीदेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी एंड द कंट्री विल ग्रो रिचर, ठीक है। तो सोशल कैपिटल को हमें कैसे लेवरेज करना है, दैट दिस रिपोर्ट इज टॉकिंग अबाउट। तो फर्स्ट, नो अननेसेसरी ओवरलैप बिटवीन कंपनी एंड लोकल गवर्नमेंट, दैट इज़ म्यूचुअल कम्युनिकेशन। प्रेजेंटली प्रॉब्लम ये है कि सीएसआर के अंतर्गत जो भी कंपनीज काम करती है, राइट, तो लेट से वो एजुकेशन में काम कर रही है, XYZ कंपनी, लेट से इन्फोसिस सीएसआर के अंतर्गत काम कर रही है ऑन एजुकेशन, पर बिकॉज देर इज़ नो कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट, मे बी द लोकल गवर्नमेंट एंड द कंपनी, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देर इज़ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, देर इज़ ओवरलैप। क्या हो रहा है कि सीएसआर में वो तो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, बट द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन एजुकेशन, देर आर सर्टन स्कीम्स जो गवर्नमेंट लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हमें निकालना है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है एक जगह पे इतने रिसोर्सेज लगाने का। गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स वर्क, लेट देम डू इट, या फिर गवर्नमेंट को बोलो कि आप हेल्थ में चले जाओ, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ डूइंग वर्क ऑन हेल्थ। आप बिकॉज अगर आप में कम्युनिकेशन होगा प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट में, तो प्राइवेट सेक्टर बोलेगा कि अरे हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, आप एक काम करो, आप हेल्थ पे काम करो, हेल्थ पे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो देयर शुड बी अ कम्युनिकेशन। सॉफ्ट एंड गवर्नमेंट चैरिटीज रिलेशनशिप स्पेशली इन टैक्स मैटर्स। कई बार क्या होता है, जो NGOs वगैरह होते हैं, ह्यूमन राइट्स वगैरह वाले, या फिर जो भी वुमेन एम्पावरमेंट वाले, कई बार इनका और गवर्नमेंट के बीच में एक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं FCRA वगैरह एक्ट्स यूज़ करके
अपनी एक पावर दिखाने की कोशिश करती है कि एनजीओज़ की हम फंडिंग कट कर देंगे, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेकेंड ईयर ये कह रहा है कि इस तरह से नहीं चलेगा, आपको एक प्रॉपर सिंक में चलना होगा, आपको रिलेशन सॉफ्टन करने होंगे बिटवीन गवर्नमेंट एंड चैरिटीज़, ठीक है, स्पेशली इन टैक्स मैटर्स, क्योंकि कई बार ये जो एनजीओज़ वगैरह है विच आर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, उनके साथ क्या होता है, बिकॉज दे आर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, व्हेन दे गो टू द गवर्नमेंट लेट्स से फॉर फाइलिंग लेट्स से इनकम टैक्स, तो उनको हरास करा जाता है कि आपने ये पैसा नहीं दिया, आपने ये पैसा छुपा रखा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सॉफ्टन द गवर्नमेंट चैरिटीज रिलेशनशिप्स स्पेशली इन टैक्स मैटर्स। Regulation of foreign funding delegates certain functions of FCRA to state governments and district administration. Again, this point is self-explanatory. There is no need of explanation. Self-help groups जैसे कि बहुत से SHGs है जिनका बहुत अच्छा रोल था इन ड्यूरिंग कोविड, ठीक है, आपको कोविड में पता होगा, दे वो सर्टन SHGs वर्किंग जो आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर देते थे। इफ़ यू नीड एन ऑक्सीजन सिलेंडर यू जस्ट हैव टू कॉल देम एंड टेल देम कि ये मेरा रिक्वायरमेंट है, बहुत अर्जेंसी है, दे यूज्ड टू अरेंज इट फ्रॉम जहाँ भी अवेलेबल है वहाँ से अरेंज करके आपको देते थे। तो SHG का SHG बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन एनी सोसाइटी। तो SHGs के बारे में सेकेंड ईयर से ये रिकमेंडेशन दिया है कि गवर्नमेंट का जो रोल होगा वो होगा ऑफ द फैसिलिटेटर, बाकी मोर प्रोनाउंस, ठीक है, SHGs के इसमें गवर्नमेंट का रोल सिर्फ फैसिलिटेटर का होगा, बाकी जो काम करना है वो SHGs करेंगी। मतलब बेसिकली अभी जिस तरह के मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का एग्जांपल दिया तो गवर्नमेंट को एक्चुअली आगे आके इन SHGs को सपोर्ट करना था, इसी को बोलते हैं फैसिलिटेटिंग, ठीक है। मोर प्रोनाउंस प्रेजेंस ऑफ नाबार्ड बेसिकली रूरल बैंक्स होती हैं, ठीक है, इनसे क्या रूरल क्रेडिट अवेलेबल होता है रूरल इकोनॉमी में, जिससे लोग थोड़ा लोन वगैरह लेके अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर उस लोन को पे बैक करते हैं, ठीक है। जब आपके पास लोन अवेलेबल है तो आप रिस्क ले सकते हो कि ठीक है मैंने लोन लिया थोड़ा, फिर मैं इस पर अपनी फार्मिंग करूँगा, फिर पैसा बनाऊँगा, तो अल्टीमेटली द रूरल इकोनॉमी विल ग्रो। तो क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, रूरल क्रेडिट, ठीक है, तो इसके लिए नाबार्ड इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड ईयर से सेट की नाबार्ड ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होनी चाहिए। RRB रीजनल रूरल बैंक्स वो सेम। पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ पब्लिक फंक्शनरीज टूवर्ड्स सोशल एंटरप्रेन्योर्स। सोशल एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं, जैसे कि ये SHGs, राइट, NGOs, वी हैव लाइक कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, वी नो दैट, राइट, जैसे जेफ बेजोस वगैरह, दैट इज कॉर्पोरेट, दे आर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। बट अगेन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऑफ बिल गेट्स, ठीक है, बिल गेट्स हैव दैट बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, तो उसके थ्रू वो क्या करे, दे आर डूइंग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली सोसाइटी में देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स विच दे आर ट्राइंग टू सॉल्व, राइट, विथ नॉन फॉर प्रॉफिट पर्पज, विथ नो प्रॉफिट इन माइंड, बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना, इसको बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो पब्लिक फंक्शनरीज है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनको सेंसिटाइज करा जाए जिससे वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स के भी कामों को रिकॉग्नाइज करें, उनको मदद करने की कोशिश करें। रूरल क्रेडिट इज़ नॉट NPA। कई बार जो बैंक्स होती हैं वो रूरल क्रेडिट, मतलब रूरल क्षेत्र में जो भी लोन दिए गए हैं लेट्स से टू द फार्मर्स और मे बी रूरल बिजनेसमैन को, तो उनको एज अ NPA देखती है बहुत बार कि अरे ये तो गरीब लोग हैं, ये कैसे आपका लोन चुका देंगे, तो ये कहीं ना कहीं NPA बन जाएगा। तो सेकेंड ईयर का ये कहना है कि नो, आपको रूरल क्रेडिट को ट्रीट नहीं करना है एज NPA, क्योंकि वो NPA नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ NPA? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बेसिकली ऐसा लोन जो वापस नहीं आ सकता, जो अभी बैंक पे बर्डन बन गया है, ठीक है। तो सेकेंड ईयर से सेट कि नहीं, वो NPA नहीं है, आपको स्ट्रैटेजाइज करना है, उसको आप NPA ट्रीट नहीं, क्योंकि आप अगर NPA उसको ट्रीट करने लगे तो कोई लोन, आप बाकी बैंक भी लोन देना बंद कर देगी, फिर अगेन रूरल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। सेपरेटिंग प्रोफेशनल एजुकेशन फ्रॉम सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, अगेन आप ये GS2 में सोशल जस्टिस के अंदर एजुकेशन टॉपिक है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन है इनको सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज से, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, इसके सब पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी काउंसिल फॉर मेडिसिन मैनेजमेंट एट्सेट्रा। तो उन्होंने एग्जांपल दिया है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर मेडिसिन, फॉर मैनेजमेंट, लेट्स से फॉर इंजीनियरिंग, वी कैन इस्टेब्लिश नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी काउंसिल। अभी इनका काम क्या होगा, नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी काउंसिल का वो काम होगा, सबसे पहले तो इनके पास फुल ऑटोनॉमी होगी, ठीक है, ये पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होंगी, दे विल रिपोर्ट टू दी पार्लियामेंट, उनकी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में टेबल करी जाएगी, जिस पे जो लेजिस्लेटर्स है जैसे MPs MLAs वो डिस्कशन करेंगे। पार्लियामेंट में जो हाउसेस है उसके बिफोर उनकी रिपोर्ट रखी जाएगी और अगेन उस पर डिस्कशन होगा, तो एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट वहाँ होगी। अच्छा, एनुअली, ठीक है, ये जो रिपोर्ट रखी जाएगी वो एनुअली होगी। RTI कवरेज सबसे इंपॉर्टेंट, RTI कवरेज, तो बेसिकली ये जो
नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी काउंसिल है, इसको RTI में एज अ पब्लिक ऑफिस ट्रीट किया जाएगा, जिससे लोग उसको सवाल पूछ सकते हैं। बेसिकली एन अकाउंटेबिलिटी कैन बी फिक्स्ड। अबॉलिश AICTE, आपको AICTE पता होगा, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह को, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को कंपेयर ओवरसी करती है। तो सेकेंड ईयर से सेट की इसको अबॉलिश कर दूँ। वाई? बिकॉज वी हैव टू सेपरेट प्रोफेशनल एजुकेशन फ्रॉम सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। अपॉइंटमेंट ऑफ VCs टू बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस विद फिक्स्ड टेन्यूअर्स। तो ये जो VCs होते हैं ना, ये बेसिकली आप समझ लो चीफ्स होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो वो जिस तरह की पॉलिसीज़ बनाएंगे उस डायरेक्शन में वो यूनिवर्सिटी जाएगी, जिस डायरेक्शन में यूनिवर्सिटी जाएगी उस डायरेक्शन में वो बच्चे जाएंगे, उस डायरेक्शन में बेसिकली इंडिया का फ्यूचर शेप होगा। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जो VCs हैं वो एक मेरिट के बेसिस पे अपॉइंट हो। ऐसे लोग जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड पर्सनालिटी शुड नॉट बी अपॉइंटेड। और जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ऑफ VCs, दे शुड नॉट बी एनी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इन दैट, ठीक है। आपने केरला में अभी वो VC का चल रहा है, राइट, केरला VC वर्सेस गवर्नर, वो चीज़ें चल रही है, राइट। सो वो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस का क्लासिक एग्जांपल है। तो सेकेंड ईयर से सेट की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ VCs के जो टेन्योर है वो फिक्स्ड होने चाहिए, ठीक है। द टेन्योर ऑफ VC शुड बी फिक्स्ड। फैकल्टी एक्सचेंज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट, अगेन यू हैव टू मेंशन दिस इन द एजुकेशन, जो GS2 में मैंने आपको बोला। तो जो पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस है, जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में द लैब्स आर अवेलेबल, हाईली एडवांस्ड लैब्स आर अवेलेबल, वेयर एज दैट इज नॉट द केस विद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो अगर हम पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अगर फैकल्टीज़ को थोड़े टाइम के लिए स्वैप करते रहते हैं, तो दिस फैकल्टीज विल गेट एन एक्सपोजर टू न्यू डिपार्टमेंट्स। उसके साथ साथ क्योंकि उन्होंने, जैसे कि लेट्स से प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो भी फैकल्टी है, अगर उसने कोई अच्छी चीज़ वहाँ सीख रखी है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा इन दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो अल्टीमेटली हमारा ही फ़ायदा होना है उसमें। इनकलकेट प्रोफेशनल एथिक्स थ्रू वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, तो इसको आप लिख सकते हो इन GS4 एथिक्स, ठीक है। जो स्टूडेंट्स है, बेसिकली स्टूडेंट्स, टीचर्स, उनमें फ्रॉम द बिगिनिंग स्टेज इटसेल्फ यू शुड इनकलकेट एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स थ्रू वर्कशॉप्स एंड सेमिनार। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो दिल्लीज हैप्पीनेस करिकुलम, जहाँ पे मॉरल एजुकेशन पे फोकस करा गया है। मॉरल एजुकेशन क्या है? बेसिकली एथिकल एजुकेशन है, राइट। तो ये है 11th रिपोर्ट ऑन E-गवर्नेंस, ठीक है। E-गवर्नेंस हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन GS4 ऑल्सो यू कैन राइट, यू हैव टू राइट दैट इन GS2 ऑल्सो। इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इन पेपर 1B पार्ट यू हैव टू राइट E-गवर्नेंस ऑल्सो, ठीक है, एज फार एज गवर्नेंस इज कंसर्न। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट, डेवलप अ नेशनल E-गवर्नमेंट एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। बोल रहा है कि सारी चीज़ों को E-गवर्नेंस के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको ओवरसी करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको इवैल्यूएट करने के लिए डेवलप अ नेशनल E-गवर्नेंस एंटरप्राइज आर्किटेक्चर बिकॉज ऑन लाइन्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि ये चीज़ें डेवलप कंट्रीज़ में है। और वी नो डेवलप कंट्रीज़ आर हाईली एडवांस्ड बिकॉज दे हैव लाइक E-गवर्नेंस वहाँ पे है ऑलरेडी इतने सालों से। तो उन्होंने ये सेटअप करा था, उसके बाद उनका इतना लेवल तक वो पहुँच पाए। तो इंडिया शुड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट समथिंग लाइक दिस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कॉमन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सबसिम ऑल स्टेट लेवल डेटा सेंटर्स इनटू SDCs, स्टेट डेटा सेंटर्स। बेसिकली स्टेट लेवल पे अगर कोई डेटा सेंटर्स है, ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट, लेट से महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोई चीज़ें प्रोवाइड करी है, जैसे देयर आर सर्टन सर्विस है, लेट से RTO ऑफिस के सर्विसेज है, तो उनके सर्वर्स रहेंगे, ठीक है। ऑनलाइन जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है उस पर जो डेटा होता है, इमेजेस होती है, टेक्स्ट होता है, वीडियोज़ होती है, वो एक सर्वर पर स्टोर होती है। और ये सर्वर्स बेसिकली डेटा सेंटर्स में होते हैं। उसमें फिजिकल हार्ड ड्राइव्स होती है, SSDs होती है, वहाँ पे आपका डेटा स्टोर्ड होता है। तो कॉमन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कहना है कि जो भी स्टेट लेवल पे जो भी अलग अलग जगह पे डेटा सेंटर्स होंगे उनको एक जगह लिख लो। अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए, मतलब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लगता, बट देयर इज अ डिस्कशन अबाउट डेटा प्राइवेसी और डेटा सेंटर्स का डिस्कशन होता है, ठीक है। तो इसलिए आप वहाँ इसको लिख सकते हो। मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। आपको पता है लैंड रिफॉर्म्स इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑब्वियसली दिस इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू लैंड रिफॉर्म्स, पर आप लिख सकते हो कि लैंड जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है या फिर जो लैंड लेने में जो प्रॉब्लम आता है फॉर बिजनेसेस, वो इसलिए है कि बहुत से जो लैंड्स है, ठीक है, बहुत से जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो आज भी डिजिटाइज नहीं है। वो भी आज 50 साल पहले जो पेजेस पे लिखे गए थे वो आपको फिजिकली ढूंढने पड़ते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करी दैट यू शुड डिजिटाइज द लैंड रिकॉर्ड्स। वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देती है, इवन द लोकल गवर्नमेंट्स आर गिवन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द सेम, बट अगेन देयर इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल।
तो सेकेंड ARC ने रिकमेंड करा है कि मिशन मोड प्रोजेक्ट, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार यूज़ करा है, ठीक है, इस रिपोर्ट में ये मिशन मोड प्रोजेक्ट शब्द बहुत बार यूज़ हुआ है, तो प्लीज़ यूज़ दिस वर्ड। तो ऑन अ मिशन मोड प्रोजेक्ट बेसिस computerization of land record has to be done as recommended by the second ARC. Now legal framework for e-governance, तो लीगल फ्रेमवर्क, ई गवर्नेंस जो है ना, इसको लीगली रिकग्नाइज कर दो, कोई लॉ पास कर दो, और इससे होगा क्या, एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होगी बेसिकली, कि पार्लियामेंट में जो MPs हैं या फिर नेशनल या फिर स्टेट लेवल पे जो MLAs हैं, those MLAs would be able to question the government as to what you are doing as far as the e-governance plans are concerned. फिलहाल कोई लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं है, तो अगर आप एक लीगल फ्रेमवर्क लेके आते हो, एक लॉ पास कर देते हो, तो इट विल बी, तो बेसिकली द ऑफिसर्स एंड द गवर्नमेंट विल बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय द लेजिस्लेटर, राइट, लेजिस्लेटर्स लाइक MLAs एंड MPs, तो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हमें वहाँ पे मेंटेन हो पाएगा। हाँ, अभी क्या हो रहा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, राइट, सो लेट मी जस्ट राइट इट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। व्हाट इज डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स? बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम से, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम से ऑन ई गवर्नेंस, और कहीं ना कहीं इसमें एक ओवरलैपिंग प्रोविजंस है। तो क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहा है। जैसे कि लेट्स से स्टेट गवर्नमेंट का कोई लॉ है जो ये कह रहा है कि वी शुड इस्टेब्लिश न्यू डेटा सेंटर्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई लॉ है, तो क्या फ़ायदा, इससे बेटर है कि आप दोनों कोऑर्डिनेट करो, जिससे जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है दैट कैन बी मिनिमाइज, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बहुत बार यूज़ करा गया है इस रिपोर्ट में, तो प्लीज़ राइट दिस टर्म इन द एग्जाम that second ARC has recommended as far as e-governance is concerned, business process re-engineering। मतलब कि इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो भी प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है, those should be re-engineered, जो स्पेलिंग गलत है, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो जो प्रोसेस है हमें उनको इवैल्यूएट करना है और उनको री इंजीनियर करना है, जिससे कि बेसिकली जो अल्टीमेटली जो पब्लिक है उसको फ़ायदा हो उस चीज़ का, राइट। कॉम्प्लिकेटेड, वी नो, वी गो टू वेबसाइट, वहाँ पे कोई हम फॉर्म फिलअप करते हैं, लेट्स से फॉर अ कंप्लेंट, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज दे आर लाइक सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, दे लाइक यू हैव टू फिल अप 4 फॉर्म्स, फिर उसमें OTP आएगा, तो इसको सिंपल बना दो। दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। नाउ वी हैव द 12th रिपोर्ट, दैट इज़ सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। तो सेकेंड ARC का ये कहना है कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी शुड बी फॉलोड वेर एवर पॉसिबल। सो नाउ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी? बहुत सिंपल है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा काम जो रीजनल लेवल पे रीजनल गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, राइट, जो लोकल गवर्नमेंट्स जो काम कर सकती है लोकल लेवल पे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, अगर कोई लोकल गवर्नमेंट इस तरह का कोई काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकती है, देन उस काम को नेशनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये नहीं, दिस इज जस्ट नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का ही एक सब पार्ट है, प्लीज़ इसको यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी ये है कि अगर कोई काम लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि अर्बन लोकल बॉडीज़, ULBs, या फिर PRIs जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अगर ये लोकल बॉडीज़ किसी काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पा रही है एट लोकल लेवल, फिर उस काम को उसी को करने देना चाहिए ना, और स्टेट या नेशनल गवर्नमेंट में इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, रिसीविंग सजेशंस फ्रॉम सिटीजन्स थ्रू अ सिंपल सजेशंस बॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, ठीक है। आप किसी भी मतलब GS4 में आप लिख सकते हो, GS2 में लिख सकते हो, जहाँ भी ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात आएगी, ठीक है, जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाने की बात आएगी, आप सिंपल पॉइंट्स दे सकते हो कि सेकंड ARC हैज़ रिकमेंडेड टू हैव सजेशन बॉक्सेस पुट इन प्लेस इन एवरी डिपार्टमेंट, ठीक है। सजेशन बॉक्सेस शुड बी अवेलेबल इन ऑल द डिपार्टमेंट, सो दैट दी एक फीडबैक हम सिटीजन्स के थ्रू ले सकते हैं और उन सजेशंस को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टू अल्टीमेटली इम्प्रूव दी क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, राइट। डेलीगेशन, राइट, अभी ये बाकी रिपोर्ट्स में भी यही पॉइंट है कि जहाँ जहाँ पॉसिबल है हमें पावर्स को डेलीगेट करना है, जैसे कि ये हमने प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी देखा, ये भी क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, ये भी डेलीगेशन की बात कर रहा है, राइट। तो कोई ज़रूरत नहीं है एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, ठीक है। अगर कोई
एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कोई अच्छा काम कर सकती है तो हमें उस पावर को उसको डेलीगेट कर देना चाहिए, ठीक है। एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रीवेंस प्रोन एरियाज, ठीक है। अभी इस चीज़ के पीछे लॉजिक ये है कि सेकेंड ARC ने ये बोला है कि गवर्नमेंट शुड कंडक्ट और अंडरटेक अ सर्वे, अंडरटेक एन एक्टिविटी वेयर इट विल आइडेंटिफाई द ग्रीवेंस प्रोन एरियाज। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से छत्तीसगढ़, राइट। तो छत्तीसगढ़ में एक इशू है ऑफ नक्सलिज्म, राइट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो गवर्नमेंट जब भी इस तरह का सर्वे पूरे देश में कंडक्ट करेगा तो उसे कुछ हॉटस्पॉट्स मिलेंगे, जैसे कि लेट्स से छत्तीसगढ़ हो गया या फिर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस हैं। तो अगर गवर्नमेंट एक ऐसा मैप प्रिपेयर कर लेती है ऑफ ग्रीवेंसेस, सो इन दैट केस वो एक्चुअली पता कर पाएगी कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तो हमें हमारी जो मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, हमें उस जगह पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करनी है। क्योंकि अल्टीमेटली जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस होते हैं वो फिर अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी को और नेशनल यूनिटी को खतरा होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब ग्रीवेंसेस आपके रिड्रेस नहीं होते तो वो कहीं ना कहीं फिर LWE के फॉर्म में या फिर बाकी इंसर्जेंसी के फॉर्म में बाहर आते हैं। तो ये एक सेकेंड ARC का सजेशन है। देन 5th पॉइंट, एन इंटरऑपरेबल कॉमन कंप्लेंट्स फॉर्मेट बिफोर एनी स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है। आप इसको बहुत लिबरली यूज़ कर सकते हो जहाँ भी कंप्लेंट्स की बात आएगी, जहाँ भी गवर्नेंस को इंप्रूव करने की बात आएगी, ठीक है। लेट्स से आपको कोई साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है और आप उसको रिपोर्ट करना चाहते हो, राइट। सो यू वुड गो टू दी साइबर क्राइम जो भी वेबसाइट होगा, लेट्स से यूनियन गवर्नमेंट का या फिर आपके जो सिटी पुलिस डिपार्टमेंट है उसका भी कोई वेबसाइट हो सकता है, ठीक है। SP का या फिर CP का ऑफिस हो सकता है, राइट। तो या फिर आप DM के ऑफिस में कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट, तो हर जगह पे अलग तरह के फॉर्म्स होते हैं। सो सेकेंड ARC का ये कहना है कि टू फैसिलिटेट ईज ऑफ एक्सेस ऑफ कंप्लेंट्स पोर्टल टू द सिटीजन्स, मेक श्योर कि आप एक कॉमन कंप्लेंट्स फॉर्मेट रखो, जिससे अगर लेट्स से आपने कभी कहीं पे कंप्लेंट करी थी, राइट, ऑनलाइन कंप्लेंट आपने करी थी, तो अगर सिमिलर फॉर्म ही आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा किसी दूसरे डिपार्टमेंट में पूरे देश में, तो आपके लिए आसान होगा कंप्लेंट करना, ठीक है। एक डिजिटल बैरियर नहीं होगा ये, जो कि आज बहुत ज़्यादा बड़ा डिजिटल बैरियर है, ठीक है। ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स टू सिंप्लीफाइड इंटरनल प्रोसीजर्स, ठीक है। इसको उन्होंने बोला था कि जो भी सारे इंटरनल प्रोसीजर्स है उनको रैशनलाइज कर दो। ये गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जैसे कि लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA है, ठीक है। तो MHA में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑफ दी होम सेक्रेटरी, ठीक है, जो कि सीनियर IAS होता है। सो होम सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इंटरनल प्रोसीजर्स को देखे, जैसे कि सिटीजनशिप ग्रांटिंग के लिए, पासपोर्ट्स के लिए, वीज़ाज़ के लिए जो भी प्रोसीजर है उसको हम रैशनलाइज करें। उसमें जो डिस्क्रेशन है टू दी फंक्शनरीज वो कम से कम हो, डिस्क्रेशन को मिनिमाइज कर पाए और एक प्रॉपर रैशनल प्रोसीजर हो इन प्लेस। सिटीजन्स फीडबैक टू बी अ क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ ऑफिसर्स। तो जैसे कि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जो रिपोर्ट है, तो इसका जो फोकस है ना, जो एम्फोसिस है वो इसके ऊपर है कि हम सिटीज़न सर्विसेज की डिलीवरी हम कैसे इंप्रूव कर सकें, ठीक है। तो इसमें यूजुअली आज क्या हो रहा है, यूजुअली हमारा टॉप डाउन अप्रोच चल रहा है हर जगह, ठीक है, ऑन बोथ नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स पे। टॉप डाउन अप्रोच मतलब कि ऊपर से लेट्स से DM एक डिसीजन लेता है और फिर उसको नीचे इंप्लीमेंट करा जाता है। पर ये ज़्यादा बेटर अप्रोच होगा कि हम पहले ऑन स्पॉट जाए किसी गली में, मोहल्ले में, राइट, और वहाँ पे लोगों के जो ग्रीवेंसेस उनको समझ ले, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, और फिर इस हिसाब से डिसीजन लेके हम ऊपर ये भेज दें कि हमें ये प्रॉब्लम है, फिर वहाँ से ऊपर DM डिसीजन लेगा। तो ये होता है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच। तो बेसिकली बॉटम अप अप्रोच में होता है कि हम पहले सिटीजन का फीडबैक लेते हैं, जिससे अल्टीमेटली फिर हमारी सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होती है। रैशनलाइजिंग प्रोसीजर्स, एग्जाम्पल आउटसोर्सिंग ऑफ लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। तो आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वन सच सर्विसेज लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस। जब हम पहली बार गाड़ी चलाने जाते हैं तो हमें वो L वाला लाइसेंस लगता है, राइट, लर्निंग वाला लाइसेंस। तो ये जब हम करने जाते हैं वी गो टू दी RTO, राइट। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है, उन्होंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको प्रोसीजर्स को रैशनलाइज करना है। तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की जो टेस्ट गवर्नमेंट कंडक्ट करती है RTO, तो इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के रिसोर्सेज खर्च होते हैं। आप एक काम करो, ये जो भी आप सर्विसेज है, ये जो भी टेस्टिंग फैसिलिटी है, आप ये किसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को आउटसोर्स कर दो, ठीक है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ये देखेगी, उसके बदले उनको थोड़ा सा कमीशन दे देना, ठीक है। सो द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विल मेक मनी
एंड यू विल गेट बेटर सर्विसेज बिकॉज उनके पास कोई बर्डन नहीं है एज सच, एंड बिकॉज दे आर मेकिंग मनी। तो जहाँ पे मनी आएगा प्राइवेट सेक्टर अपने सर्विस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, और गवर्नमेंट की भी जो मशीनरी है वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे यूज़ होगी रादर देन हैविंग अ ह्यूज नंबर ऑफ वर्क फोर्स इन्वॉल्व इन द RTO डिपार्टमेंट, राइट। तो ऐसे एग्जाम्पल था, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस रिपोर्ट। सो दिस इज़ द 10th रिपोर्ट ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, ठीक है। रिपोर्ट का नाम है रिफर्बिशिंग ऑफ पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। जो भी सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्ज़ाम्स होती है उनमें हम क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड ARC इज़ कि वो गवर्नमेंट को बता रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड सेट अप अ बॉडी कॉल्ड एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट का क्या रोल रहेगा, क्या फंक्शंस रहेंगे? बेसिकली इट विल प्रोवाइड बैचलर्स कोर्स इन 3 सब्जेक्ट्स, इन 3 कोर्सेज, बेसिकली 3 बैचलर कोर्सेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और मैनेजमेंट। और ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं इनकी खासियत ये है कि इन तीनों के साथ आपको कोर सब्जेक्ट्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी पढ़ाए जाएंगे। विच आर द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? लेट्स से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। दिस आर दी कोर सब्जेक्ट्स, और बाकी भी कुछ कोर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो उन्हें भी आपको पढ़ाया जाएगा। इससे होगा क्या, यू विल बी रेडी फॉर दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप CSE में अपना लक ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप मेहनत करके आप, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन यहाँ हो गई है, राइट। और अगर आपकी लेट से 5 साल बाद अभी जो भी होता है आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, अभी हमें करियर स्विच करना है, तो बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव अ डिग्री इन दीज 3, राइट। तो आपने जो भी चूज़ करा है उसकी आपके पास डिग्री होगी, तो आप सब्सिक्वेंट फील्ड्स में जॉब ले सकते हो। तो बेसिकली आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है 10 साल चले जाते हैं और कुछ रहता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आपको इतने गैप के साथ एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। सो सेकेंड रिकमेंडेशन इज़ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड नैरो डाउन द एज लिमिट, ठीक है। अभी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हर कैटेगरी के हिसाब वैरी करते हैं, तो सेकेंड ARC ने कहा है कि इनको कम कर दो, ठीक है, और नैरो डाउन द एज लिमिट, ठीक है। अभी अटेम्प्ट्स ना कम करने का और एज लिमिट नैरो करने का पता है लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि लेट से आप IAS बनते हो एट द एज ऑफ 30, ठीक है। यू यूजुअली हैव अ 35 ईयर्स ऑफ सर्विस, पर क्योंकि आप 30 में हो तो आप जल्दी रिटायर होगे। बेसिकली आप कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक तक नहीं जा पाओगे, कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक तक आप नहीं जा पाओगे, बिकॉज आपने लेट ज्वाइन करा था ना, यू ज्वाइन एट द एज ऑफ 30, ठीक है। तो बिकॉज एट द इंडक्शन स्टेज यू नो दैट यू विल नॉट बी एबल टू गो टू द हायर रैंक्स, तो आपका कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन होगा, ठीक है। तो इसको कर्व करने के लिए दे सेट कि रिड्यूस द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड नैरो डाउन द एज लिमिट। प्रेजेंटली द एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 21 ईयर्स, और मैक्सिमम तो आई गेस 32 समथिंग है डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरीज। तो इन्होंने कहा कि नैरो डाउन द एज लिमिट। नाउ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है UPSC कंडक्ट करता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी सजेशंस हैव बीन मेड, राइट। आपको पता है कि 1 साल का तो एग्ज़ाम ही चलता है, उससे पहले 1 साल आपको प्रिपरेशन लगती है, ठीक है। और अगर आप किसी भी स्टेज पे फेल होते हो तो आपका पूरा साल बर्बाद होता है। इस टाइम आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हो, राइट। और आपके कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव ईयर्स बर्बाद होते रहते हैं। तो इसी चीज़ को कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए सेकेंड ARC हैज़ रिकमेंडेड टू रीस्ट्रक्चर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो उन्होंने सबसे पहला रिकमेंडेशन दिया है कि एग्ज़ाम का जो साइकिल है उसे कॉम्प्रेस कर दो, ठीक है। अभी एग्ज़ाम साइकिल हमने कहा कि 1 साल का होता है, राइट। सो आपका जून में आपका जून में प्री होता है, राइट। तो 3 महीने बाद मेंस, और फिर अराउंड 3 महीने बाद इंटरव्यू। इसमें ऑलमोस्ट 10 महीने लग जाते हैं, बेसिकली 1 ईयर। इट टेक्स अराउंड अ ईयर टू कंप्लीट द एंटायर एग्जामिनेशन साइकिल। तो CSE ने कहा है कि इस साइकिल को कॉम्प्रेस कर दो, और कॉम्प्रेस 2 तरीके से हो सकते हैं। 2 मॉडल्स ARC ने रिकमेंड करे टू कॉम्प्रेस द एग्जाम साइकिल। कि पहला मॉडल है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस साइमल्टेनियसली कंडक्ट करे जाएंगे, और मेंस का इवैल्यूएशन, ठीक है। प्रेजेंटली क्या होता है कि प्रीलिम्स आपका लेट से जून में होता है, फिर 3 महीने बाद मेंस होता है, राइट। तो पहला मॉडल जो सेकेंड ARC ने रिकमेंड करा है वो है कि प्रीलिम्स और मेंस एक ही दिन में लिया जाए, और सबसे पहले प्रीलिम्स का इवैल्यूएशन हो, ठीक है। और प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई करते हैं उन्हीं के मेंस के पेपर चेक होंगे, ठीक है। मेंस इवैल्यूएशन ओनली आफ्टर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स, यू गॉट इट।
तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका एग्जाम साइकिल कॉम्प्रेस हो रहा है, जो 3 महीने आपके लग रहे थे वो बच रहे हैं, ठीक है। नाउ सेकंड मॉडल इज शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन प्रीलिम्स एंड देन साइमल्टेनियस मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो जैसे कि अभी सेकंड मॉडल के हिसाब से आप प्रीलिम्स देने जाओगे, ठीक है, आप प्रीलिम्स दोगे और प्रीलिम्स का फटाफट वो रिजल्ट लगा देंगे। लेट से आप उनको 13,000 कैंडिडेट चूज़ करने थे, तो दे विल चूज़ 13,000 कैंडिडेट्स और इसके बेसिस पे रैंक होगा, ठीक है। प्रेजेंटली प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग है, पर इस केस में प्रीलिम्स विल बी मेरिट डिसाइडिंग, तो वो मेरिट डिसाइड करेगी और लेट से 13,000 स्टूडेंट उसने सिलेक्ट करे प्रीलिम्स में से, और फिर इन 13,000 लोगों का एक ही दिन इंटरव्यू भी होगा और मेंस भी होगा, बेसिकली साइमल्टेनियस होगा, उसमें कुछ गैप हो सकता है, ठीक है। ये होगा रीस्ट्रक्चरिंग द एग्जाम। देन फोर्थ रिकमेंडेशन, एनुअल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बाय यूपीएससी फॉर प्रमोशन इनटू आईएएस फॉर एसपीएससी ग्रेड ए ऑफिसर्स विद 8 to 10 years ऑफ सर्विस। नाउ आपको पता है कि जो यूपीएससी सीएसई लेता है उसमें जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वो होती है आईएएस, राइट। आईएएस के इक्विवेलेंट आप कह सकते हो एक पोजीशन होती है स्टेट गवर्नमेंट्स में, जो एसपीएससी से फुलफिल होती है, इनको बोलते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, ठीक है। तो एसपीएससी में जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं उनको डीसी, डेप्यूटी कलेक्टर, तो जो डेप्यूटी कलेक्टर्स होते हैं उनको भी 8 से 10 साल के सर्विस के बाद आईएएस में प्रमोट करा जा सकता है। 8 से 10 साल तो मेरे को नहीं पता, बट कुछ सालों के सर्विस के बाद दे आर प्रमोटेड टू आईएएस, और उनकी ट्रेनिंग भी होती है लबासना में, ठीक है। कई बार तो जो आईएएस एग्जाम क्लियर करके आते हैं उनके साथ उनकी भी ट्रेनिंग होती है, राइट। तो सेकंड ईयर से का रिकमेंडेशन ये है कि ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रेड ए ऑफिसर्स है विद एटलीस्ट 8 to 10 years ऑफ सर्विस, इनको आईएएस में इंडक्ट करने के लिए, इनको आईएएस में प्रमोट करने के लिए देयर शुड बी ए एनुअल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, जो सारे राज्यों के जो पीसीएस के ऑफिसर्स है उनके लिए खुली रहेगी, और उनमें से फिर रैंक मेरिट डिसाइड करेगा कि किन को हमें आईएएस में प्रमोट करें। इनकरेज पब्लिक सर्वेंट्स टू ऑब्टेन हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, बेसिकली टू प्रमोट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, आईएएस ऑफिसर्स एंड इनफैक्ट आईपीएस फॉर दैट मैटर, दे आर सीन एज जनरलिस्ट, whereas there is a debate in society that the government should be run by the specialist, ठीक है। अगेन ये अलग डिबेट है। तो बेसिकली तो सेकेंड ईयर से कह रहा है कि आप पब्लिक सर्वेंट्स को इंकरेज करो सो दैट दे ऑब्टेन हायर एजुकेशन, और आपको पता है बहुत सी स्कीम्स है जिसमें आईएएस ऑफिसर्स को वो पेड लीव वगैरह मिलती है सो दैट दे बिकम स्पेशलिस्ट। तो जैसे कि उन्होंने एमबीए करा इन फाइनेंस, तो वो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम कर सकते हैं, राइट। तो और सेकंड पॉइंट है एंड राइट पेपर्स फॉर रेप्यूटेड जर्नल्स, ठीक है, सेम ही है। सेटअप अ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर गुड गवर्नेंस, ठीक है, ये आप हमेशा ई गवर्नेंस में लिख सकते हो। देन आप GS4 में जो गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स है वहाँ लिख सकते हो, GS2 में जो गवर्नमेंट के एस्पेक्ट्स है आप वहाँ लिख सकते हो। तो सेकंड ERC ने रिकमेंड करा है टू सेटअप अ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर गुड गवर्नेंस, ठीक है। इंट्रोड्यूस कंपटीशन फॉर सीनियर पोजीशंस इन गवर्नमेंट बाय ओपनिंग टू ऑल सर्विसेज। फॉर एग्जांपल जैसे कि इट वाज अ कन्वेंशन फ्यू ईयर्स बैक कि जो जैसे CEC जो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स, ये मोस्टली आईएएस से ड्रॉ करे जाते थे। मोस्टली आईएएस ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड एज दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आपको TN सेशन पता होगा, देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट SY कुरैशी, राइट। तो ये मोस्टली आईएएस थे, बट अब तक मोदी गवर्नमेंट केम इन 2014, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ चेंज हो रही है। IRS ऑफिसर्स आर ऑल्सो नाउ बीइंग अपॉइंटेड एज दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। तो बेसिकली सेकेंड ईयर से का ये कहना है कि जो सीनियर पोजीशंस हैं इनमें सारी सर्विसेज को इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि लेट से अभी वैकेंसी है, जैसे कि गवर्नमेंट को लेट से अपॉइंट करना है दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो सिर्फ आईएएस को नहीं देखा जाए, IRS को भी देखा जाए, IPS को भी, IPS का तो नहीं पता बट IRS वगैरह बाकी IRTS इन सर्विसेज को भी देखा जाए, ठीक है। अ सेंट्रल सिविल सर्विस अथॉरिटी, सेकेंड ERC हैज़ रिकमेंडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। तो इस सेंट्रल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के फंक्शंस क्या होंगे, ये ऑफिसर्स को डोमेन्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से इन 2025 यू गॉट इनटू IAS, तो IAS में इंडक्ट होने के बाद आप कुछ सालों की सर्विस करोगे, राइट। लेट से बिकॉज व्हेन यू गॉट इनटू IAS यू वर अ जर्नलिस्ट, राइट। तो अभी लेट से आपने 5-10 साल सर्विस करी, लेट से आपको एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट है, लेट से आपने 15 साल आपकी सर्विस हो गई, इसमें आपने 5-6 साल एजुकेशन सेक्टर में काम करा है, राइट। तो गवर्नमेंट आपका एक रेज्यूमे देखेगी या फिर आपका प्रोफाइल देखेगी कि आपने एजुकेशन सेक्टर में अब तक 5-6 साल बहुत अच्छा काम करा है, तो मे बी
आपको एक डोमेन हम दे देते हैं कि आप एजुकेशन सेक्टर में काम करो, सो दिस इज कॉल्ड एज डोमेन असाइनमेंट। तो अगर आपको डोमेन असाइन कर दिया कि अच्छा एजुकेशन, तो आपको एजुकेशन वाली पोजीशन मिलेगी क्योंकि आप भी इंटरेस्टेड हो, अपने काम भी अच्छा करा है उसमें। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करेगी, उसका एक फंक्शन होगा ऑफ असाइनिंग डोमेन्स टू ऑफिसर्स, देन प्रिपेयरिंग पैनल्स फॉर पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स, जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव। तो जो लेट्स से होम सेक्रेटरी किसी को अपॉइंट करना है, किसी को होम सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, तो ये जो सेंट्रल सिविल सर्विस अथॉरिटी है ये एक पैनल प्रिपेयर करेंगी ऑफ नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स जिनकी ठीक ठाक सर्विस है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और फिर वो गवर्नमेंट को रेकमेंड करा जाएगा, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट उनमें से किसी को चूज़ करेगी। फिक्सिंग टेन्योर्स फॉर सीनियर पोजीशंस, ठीक है, जैसे कि आज अगर हम देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है जैसे कि चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी का भी ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्ट है इनफैक्ट इसका कोई टेन्योर ही नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ पॉसिबल दैट टुडे यू आर अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, बट अ डे आफ्टर यू माइट बी रिमूव फ्रॉम द पोजीशन, बिकॉज ऐसा हो सकता है दैट आप जो गवर्नमेंट है उसका कोई काम नहीं करना चाहते, या फिर आपको गवर्नमेंट फोर्स करे कि कोई इलीगल काम करो और आप नहीं करना चाहते तो आपको निकाल देगी, बिकॉज आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है ही नहीं। तो सेंट्रल सिविल सर्विस अथॉरिटी का काम ये भी होगा कि वो सीनियर पोजीशन के टेन्योर फिक्स करेगी, जैसे कि लेट्स से चीफ सेक्रेटरी के लिए वो 2 साल का दे सकती है। Independent and decisions to be binding on the government. All the decisions of the Central Civil Service Authority will be binding on the government, ठीक है, all those decisions will be binding on the government, ठीक है। और एक बात, Central Civil Service Authority will be a fully independent body, ठीक है, it will have an independent existence of its own, वो political interference से साइड में रखी जाएगी। डेपुटेशन टू ऑर्गेनाइजेशंस आउटसाइड द गवर्नमेंट, राइट, डेपुटेशन का क्या मतलब होता है, फॉर द टाइम बीइंग लेट्स से फॉर 2 years टू गेन सम मोर एक्सपीरियंस, ऑफिसर्स को किसी दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, किसी दूसरी पोजीशन पे भेजा जाता है, या फिर उनको फॉरेन असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि डेपुटेट द ऑफिसर्स टू ऑर्गेनाइजेशंस आउटसाइड द गवर्नमेंट। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे कि जैसे कोई महाराष्ट्र कैडर का ऑफिसर है, उसको आप गुजरात भेज दे रहे हो, ठीक है, तो इंडिया में ही हो रहा है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही हो रहा है। तो सेकेंड ईयर से का ये कहना है, लेट्स से आप उनको बाहर भेज दो, जैसे कि WHO में भेज दो, अगर किसी ने हेल्थ में काम करा है तो उसको WHO में भेज दो, फिर वो वहाँ से आकर कुछ सीख के देश में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। WHO और IMF वो ये होता है, ठीक है। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ अशोक समथिंग उनका नाम है, शर्मा आई गेस, he is now presently I think working in IMF, right, so he is an IAS and he is now working in IMF, तो he has been given that assignment, तो यही सेकेंड ईयर से ने रिकमेंड करा है। देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ 2 इंटेंसिव रिव्यूज़, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या होता है, अगर लेट्स से आप IAS में आते हो एट 2025 में IAS में आने के बाद इट इज़, ये आपको पता है और ये सभी पूरी सोसाइटी को पता है दैट यू विल बी इन द सर्विस फॉर एटलीस्ट 30 to 35 years प्रोवाइडेड दैट यू डू नॉट इंडल्ज इन करप्शन। आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता एंड यू आर नॉट आइदर रिमूव्ड और डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम द सर्विस। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपके पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे, तो आप 30-35 साल तो सर्विस में रहोगी एंड देन यू विल रिटायर, ठीक है। तो बेसिकली आज माइंडसेट क्या हो रहा है कि एक बार अगर मैं सर्विसेज में आ जाऊँ तो ज़िंदगी भर बैठ के खाना है, नो मतलब इवन यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, आपको पता होगा आर्टिकल 310 एंड 311 पे आपको एक प्रोटेक्शन दिया जाता है जिससे आपको सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव एंड डिसमिस कर सकते हैं। गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन ओनली सस्पेंड यू। जो आपका रिमूवल है IAS का, IPS का, IAS का एटलीस्ट रिमूवल सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कर्व करने के लिए कि ऑफिसर का एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो, उसको अकाउंटेबल ठहराया जा सके, उसका परफॉर्मेंस देखा जा सके फॉर दैट सेकेंड ईयर से हैज़ रिकमेंडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें 2 रिव्यूज़ करे जाएंगे ऑफिसर के। लेट्स से यू गॉट इनटू IAS एट 2025 और इसके बाद आपने सर्व करना शुरू करा, राइट, यू आर इन द सर्विस, यू आर लेट्स से SDM और DM, तो 14 साल की सर्विस के बाद, हाँ, तो जैसे आप सर्विस में आते हो आपके 2 तरह के आपके रिव्यूज़ करे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप लेट्स से आपकी आज 14 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई, तो सेकेंड ईयर से ये कह रहा है कि एट 14 years ऑफ सर्विस गवर्नमेंट एक रिव्यू करेगा, एक परफॉर्मेंस रिव्यू करेगा ऑफ ऑफिसर, और फिर देखेगा कि ऑफिसर के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, और फिर वो उसको बताए जाएंगे कि आपके स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, तो आप इस हिसाब से आप देख लो, ठीक है। आपका शायद काम करने का तरीका ये गलत है, या फिर आप एक डिटरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो अमंग योर सबऑर्डिनेट, जो भी एग्जांपल वो उसको बताया जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रिव्यू। देन दे वुड बी अनदर रिव्यू एट द आफ्टर 20 years ऑफ सर्विसेज कंप्लीट। तो आज लेट से आपके 20 years की IAS में सर्विस कंप्लीट हो गई, उसके बाद द सेकेंड रिव्यू विल बी डन, और इस
रिव्यू करने का पर्पज़ ये होगा टू असेस दी फिटनेस फॉर फ्यूचर कंटिन्यूएशन, राइट। लेट्स से आपने 20 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं करा, आपके ऊपर बहुत चार्जेस लगे थे करप्शन के, पॉलिटिकल पॉलिटिकल अलाइनमेंट के आप पे चार्जेस लगे कि आप एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करते हो। सो इन दैट केस आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस इफ इट इज़ फाउंड दैट यू आर अनफिट फॉर द सर्विस, यू विल एक्चुअली बी कंपल्सरीली रिटायर्ड, ठीक है। यही फीचर है इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का। देन मोटिवेटिंग सिविल सर्वेंट्स, अगर कोई सिविल सर्वेंट अच्छा काम करता है तो उसको अवार्ड्स दिए जाए, और अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, पर वो नेशनल और स्टेट लेवल पे होता है। आपने बहुत से डीसीज को देखा होगा, डीएम्स को देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को, जिनको अवार्ड्स मिलते हैं बेस्ट डीएम ऑफ महाराष्ट्र या फिर लाइक दैट, ठीक है। तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के अवार्ड्स देते हैं, बट सेकेंड ईयर ने रिकमेंड करा है कि जो अवार्ड्स है वो नेशनल लेवल पे भी हो, स्टेट गवर्नमेंट भी हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो, ठीक है, सो दैट दी contribution or the work of these officers is recognized and appreciated. Responsibility of head office to ensure a congenial work environment, a criteria for performance evaluation, ठीक है। एक बेसिकली इस पॉइंट का ये कहना है कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जैसे कि कलेक्टरेट है, ठीक है, कलेक्टरेट का हेड कौन है, डीएम है, राइट, या फिर लेट्स से होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है, होम सेक्रेटरी है, राइट। सो होम सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ होम मिनिस्ट्री। तो उस केस में ये जो हेड ऑफ ऑफिस है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि होम मिनिस्ट्री में या फिर कलेक्टरेट में जो भी ऑफिसर्स है उनके बीच में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोडक्टिव वर्क कल्चर मेंटेन हो, ये हेड ऑफ ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा एक ऑफिसर का, ठीक है, आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस और या फिर आफ्टर 14 years ऑफ सर्विस, उसमें एक पैरामीटर देखा जाएगा उसका परफॉर्मेंस असेस करने के लिए। वो पैरामीटर ये होगा कि उसने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे एज द हेड ऑफ ऑफिस टू इंश्योर कि एक वर्क कल्चर अच्छा डेवलप हो। तो ये एक पैरामीटर होगा, अगर किसने इस तरह का काम करा है तो उसको बेसिकली प्रमोट किया जाएगा, उसको एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाएगा ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। नाउ 13th इज रिलेशंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड सिविल सर्वेंट। तो बेसिकली दोनों के बीच में एक इम्पार्शियल, ठीक है, इम्पार्शियल और कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेटिव रिलेशन होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो सेकेंड ईयर से ने कहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी द ओनर्स लाइज ऑन द बोथ, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों पे लाई करती है। तो एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को भी समझना है कि सिविल सर्वेंट्स के क्या लिमिटेशंस है, सिविल सर्वेंट को भी समझना है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के क्या रिलेशंस है, ठीक है। इट डज नॉट मीन करप्शन, इट मीन्स एटलीस्ट कोऑर्डिनेटिंग, हैविंग अ डायलॉग, ठीक है। 14 मिनिमाइजेशन इफ नॉट एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रेशन, ठीक है। आज बहुत से और जहाँ भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं उनके पास डिस्क्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रेशन होता है, और इसी को हम बोलते हैं पावर, ठीक है, कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं ये जो डिस्क्रेशन होता है ये आर्बिट्ररी पावर का फॉर्म ले लेता है, आर्बिट्ररी पावर, बेसिकली जस्ट बिकॉज यू हैव बीन गिवन अ डिस्क्रेशन। अभी डिस्क्रेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि लेट से कहीं पे एक्सीडेंट होता है, ठीक है, लेट से अभी मोरबी का वो ब्रिज कोलैप्स हुआ, ठीक है। सो एज दी डीएम, वहाँ के जो डीएम होंगे उनके पास सारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसमें उनके पास कुछ डिस्क्रेशनरी पावर्स होंगी, जैसे कि वहाँ पे मोरबी का हादसा हुआ तो फटाफट वो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या सिचुएशन है और कुछ ऑर्डर्स देंगे। कुछ ऑर्डर्स उनके डिस्क्रेशन पे हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्डर्स जो उनके कहीं भी सिविल सर्विस के कंडक्ट रूल्स में नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। लेट्स से कि फटाफट से जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल भेजना, इट कुड बी ए डिस्क्रेशनरी पावर, ठीक है। कई बार डिस्क्रेशन का मिसयूज़ होता है, तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल ऑफिसर्स शुड अंडरटेक एन एक्टिविटी जिसके थ्रू वो एक डिस्क्रेशन को कम से कम कर सके या फिर एलिमिनेट कर दो। आई नो एलिमिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो एटलीस्ट डिस्क्रेशन को मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइजेशन इज़ इंपॉर्टेंट।